दूसरी चाची, सब ठीक है। जियांग मुवान ने तांग चुनुआ को दिलासा दिया, पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ी और गो परिवार के तीसरे भाई की मुट्ठी का सामना हल्के, हवादार हथेली से किया। ये हथेली, हालांकि गो परिवार के तीसरे भाई के मुंह के बाद छोड़ी गई थी, पहले पहुंची गो परिवार के तीसरे भाई की छाती पर लगने से पहले उसकी मुट्ठी लगी। उफट! जिस क्षण उनके हाथ मिले, गो परिवार का तीसरा भाई जियांग मुवान की हथेली से पीछे की ओर उड़ गया, उसके मुंह से लाल खून निकल रहा था। गो परिवार का तीसरा भाई 3 मीटर दूर भारी होकर गिरा। गो परिवार के सभी लोगों ने अविश्वास के भाव दिखाए। जियांग परिवार के सभी लोगों ने भी अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, सामने के दृश्य को घूरते रहे। गो परिवार का तीसरा भाई 20 साल से भी अधिक समय से युवा होने के बाद से मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा था। गो परिवार के तीसरे भाई को जमीन से उठाया गया, उसका चेहरा गंभीर था क्योंकि उसने गो परिवार के पहले भाई को देखा। बड़े भाई, मेरा बदला लो। इस छोटी लड़की में गहरी आंतरिक ऊर्जा है, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। गो परिवार के पहले भाई की उम्र इस साल 40 साल से अधिक हो चुकी थी और उसकी साधना जियांग परिवार के मुखिया और जियांग मिंगशेंग के बराबर थी। वह गो परिवार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। अपने छोटे भाई को आंतरिक चोटों से पीड़ित देखकर गो परिवार के पहले भाई का चेहरा स्याही की तरह काला पड़ गया। उसने ठंडी सांस ली और अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांधकर भीड़ से बाहर चला गया। जियांग परिवार की छोटी लड़की, तुमने मेरे तीसरे भाई को घायल करने की हिम्मत की, आज मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। जियांग मुवान ने उदासीनता से कहा, बहुत बढ़िया, मैं भी तुम्हें मेरे परिवार की पट्टिका को नुकसान पहुंचाने के लिए जवाबदेह ठहराने का इरादा रखती हूं। उसने अपना हाथ उठाया और कहा, तुम्हारी कम उम्र को देखते हुए मैं तुम्हें 3 चाल चलने दूंगा, कहीं ऐसा न हो कि यह पता चले कि मैं युवाओं को धमका रहा हूं। तुम्हें मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जियांग मुवान ने उसे गौर से देखा, 3 चालों में ही तुम निश्चित रूप से हार जाओगे। उसकी बातें सुनकर गो परिवार का पहला भाई हंसने से खुद को रोक नहीं सका। हा, तुम सच में इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हुए अपनी जीभ काटने से नहीं डरते, अज्ञानी जूनियर। आज मैं तुम्हें दिखाता हूं कि एक सच्चा गुरु क्या होता है। इसके साथ ही गो परिवार के पहले भाई का आंकड़ा जियांग मुवान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। क्योंकि वह सभी के सामने अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए दृढ़ था, गो परिवार के पहले भाई ने शुरू से ही अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। जियांग मुवान ने शांति से गो परिवार के पहले भाई पर हथेलियां चढ़ाईं और इस वार के बाद दोनों 3 कदम पीछे हट गए। ये देखकर कि उनके वार से जियांग मुवान नहीं गिरा, गो परिवार के पहले भाई के हाव भाव भी थोड़े गंभीर हो गए। उन्होंने जरा भी अहंकार नहीं दिखाया और एक बार फिर अपनी आंतरिक ऊर्जा समेटकर जियांग मुवान से युद्ध में भिड़ गए। उनके शरीर बेहद तेज थे और हर चाल खतरनाक थी। आसपास के लोग, चाहे जियांग परिवार के हों या गो परिवार के, सभी ने आंखें फाड़कर मैदान की स्थिति देखी। जल्द ही सभी को कुछ पैटर्न दिखाई देने लगे। गो परिवार का पहला भाई, जो शुरू में आक्रामक था, धीरे धीरे बचाव की मुद्रा में आ गया। इस बीच जियांग मुवान की आक्रमण गति और तेज होती गई। धीरे धीरे गो परिवार का पहला भाई नुकसान में आ गया और उनकी लड़ाई के दौरान उसने अनजाने में कई वार खाए। वह बस बाल महत्वपूर्ण बिंदुओं से बचा। जियांग मुवान का पलड़ा भारी था, फिर भी उसने कोई दया नहीं दिखाई। कुछ और वार करने के बाद उसने गो परिवार के पहले भाई के कंधे पर अपनी हथेली से वार किया, जिससे वह पीछे की ओर उछल पड़ा। गो परिवार का पहला भाई दर्जनों कदम लड़खड़ाकर पीछे हटा, फिर संभला और अब तक वह पसीने से लथपथ हो चुका था, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। जियांग मुवान ने उसे जिस जगह चोट पहुंचाई थी वहां बहुत दर्द हो रहा था, उसकी हड्डियां जरूर चोटिल हुई होंगी। माफी मांगता हूं। जियांग मुवान की आंखें गो परिवार के सदस्यों पर उदासीनता से घूम गईं, उसकी आवाज बर्फ की तरह जम गई। गो परिवार के पहले भाई का चेहरा बेहद गंभीर था और बाकी सब एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि कमजोर दिखने वाले जियांग परिवार को जियांग मुवान जैसा कड़ा प्रतिद्वंद्वी मिलेगा। अब उन्हें उकसाने की उनकी कोशिश नाकाम हो गई थी और वे ही घायल हो गए थे। लेकिन अगर उन्होंने जियांग मुवान के कहे अनुसार नहीं किया होता तो वहां मौजूद ज्यादातर लोगों के सुरक्षित निकल पाना नामुमकिन था। मुझे माफ कर दो। गो परिवार का पहला भाई आगे आया, उसके कंधे को सहारा दिया, जियांग मुवान की तरफ हाथ बढ़ाया और अनिच्छा से माफी मांगी। जियांग मुवान ने उनके असहज भाव देखे और उसके मुंह के कोने पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान आ गई। 3 दिन के भीतर मेरे जियांग परिवार को एक समान पट्टिका देकर मुआवजा दो, वरना मैं खुद जाकर तुम्हारे गो परिवार की पट्टिका ले जाऊंगी। उसका स्वर ठंडा था, उसमें मजाक का जरा भी भाव नहीं था। गो परिवार के सदस्यों ने उसकी बातें सुनी और उनके चेहरों पर अप्रिय भाव उभर आए। लेकिन उनकी ताकत कमजोर थी, इसलिए वे अपने गुस्से का इजहार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। गो परिवार अहंकार से आया था लेकिन अपमानित होकर गया। जियांग मुवान ने उस दिशा की ओर देखा जहां वे गए थे और उसके दिल में एक अवर्णनीय जटिलता का एहसास हुआ। हालांकि इस बार उसे जीवन मरण का कठिन अनुभव हुआ था। चारण द्वारा 2 बार लिंक्वान जल पिलाने के कारण ठीक होने के बाद उसकी शक्ति तेजी से बढ़ी थी।
उसकी वर्तमान शक्ति जियांग परिवार के मुखिया और जियांग मिंगशेंग से भी आगे निकल गई थी। अब वह जियांग परिवार में सबसे गहरी आंतरिक ऊर्जा वाली व्यक्ति थी। वान वान, तुम इतनी शक्तिशाली कैसे हो गईं? तांग चुनहुआ चकित रह गई। वह जल्दी से आगे आई, जियांग मुवान को खींचकर सिर से पैर तक उसकी जांच की। ऐसा लग रहा था जैसे वह अब अपनी भतीजी को पहचान ही नहीं पा रही थी। इस दौरान मेरे कुछ संयोगवश संयोग हुए, जियांग मुवान ने विस्तार से नहीं बताया। अस्पष्ट रूप से बहाना बनाने के बाद उसने किसी को टूटी हुई पट्टिका हटाने का आदेश दिया। जियांग परिवार में सभी बहुत उत्साहित थे और जियांग मुवान को देखकर उनकी आंखें आशा से भर गईं। जियांग परिवार के मुखिया और जियांग मिंगशेंग की मृत्यु हो चुकी थी और जियांग परिवार के सभी विशेषज्ञ गिरफ्तार कर लिए गए थे। अब जियांग मुवान उनके जियांग परिवार की रक्षा करने वाला विशाल वृक्ष था। फुयुआन, छोटे चाचा अर्जुन दौड़ते हुए आए और खुद चरण को खुशखबरी दी। ताओ युन ने उस सुबह सुरक्षित रूप से एक लड़के को जन्म दिया था, अब वह पिता बनने वाला था। चरण और प्रिया ये सुनकर बहुत खुश हुए। वास्तव में अर्जुन और ताओ युन के लिए प्रसन्न थे। यह अद्भुत है छोटे चाचा, हम अभी आपके साथ अस्पताल चलेंगे चाची से मिलने। चरण ने जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा अच्छा, अर्जुन इतनी जोर से मुस्कुराया कि उसके दांत दिखाई नहीं दे रहे थे, एक नए पिता की खुशी से भरा हुआ। चरण को अचानक कुछ और याद आया। उसने अपना गला साफ किया और फिर अर्जुन से कहा, ओम, मुझे आप सभी को कुछ बताना है। छोटे चाचा, मेरी बहन और मैं सुलह कर चुके हैं। अर्जुन रुका, फिर उसे एहसास हुआ कि चरण जिस बहन का जिक्र कर रहा था वह पावनी थी। उसने महसूस किया कि पवनी पहले अपने भाई चरण के प्रति बहुत कठोर और निर्दयी थी। चरण ने धीरे से गुनगुनाया, अब वह अलग है। अर्जुन ने आह भरी, अपनी गलतियों को सुधारना सबसे बड़ा भला है, ये बहुत अच्छा है। एक विराम के बाद अर्जुन फिर पूछा, क्या वह अभी भी किन परिवार के गांव में है? उस समय मैंने उसे एक बड़े पेट के साथ झांग होंगली और वांग यानजू को बेनकाब करने के लिए फुयुआन आते देखा था। क्या वह भी जल्द ही जन्म देने वाली नहीं है? उसने समय से पहले जन्म दिया। बच्चा 1 महीने से अधिक समय पहले था और उसने 20 दिन पहले ही जन्म दिया है। चरण ने कहा, वह अभी भी मेरे साथ यहाँ रह रही है। कुछ दिनों में बच्चे के लिए पूर्णिमा उत्सव मनाने के लिए किन परिवार के गांव लौटने की योजना बना रही है। अर्जुन थोड़ा हैरान हुआ, फिर बोला, मैं उसे देखने जाऊंगा। एक बुजुर्ग होने के नाते वह एक कनिष्ठ के स्तर तक नहीं गिर सकता था। अतीत में पावनी सीमा से बाहर थी, लेकिन अब जब उसने चरण के साथ सुलह कर ली थी तो अर्जुन छोटे चाचा के रूप में चरण को केवल अपना भतीजा नहीं मान सकता था। छोटे चाचा, चरण को अर्जुन को लाते देख पावनी जल्दी से सीधी बैठ गई। उसकी आवाज़ थोड़ी लड़खड़ा रही थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन उससे मिलने आएगा। पावनी को देखकर अर्जुन भी 2 सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसकी आंखों में पुरानी यादें ताज़ा हो गईं और उसने आह भरी, पावनी, तुम सचमुच अपनी माँ की तरह दिखती हो जब वह छोटी थी। जब अर्जुन ने पहली बार पावनी को देखा तो उसे लगा कि उसने राम्या को देख लिया है। उसे यह कहते हुए सुनकर पावनी की आंखें लाल हो गईं। अर्जुन का स्वर बहुत आत्मीय था, जिससे वह थोड़ा अभिभूत महसूस कर रही थी। इतने सालों में उसने कभी अपने नाना नानी और चाचाओं से मिलने की पहल नहीं की थी। शुरुआती वर्षों में ये किन झेंगुओ और जाओ कैफे के उकसावे के कारण था और बाद में वह उनके पास जाने में बहुत शर्मिंदा थी। धीरे धीरे दोनों पक्षों के बीच संबंध अधिक से अधिक दूर होते गए। अपना ख्याल रखना, कुछ ही दिनों में हम बच्चे के लिए पूर्णिमा भोज का आयोजन करेंगे और हम सब उसमें शामिल होंगे। अर्जुन ने पवनी की आंखों में संघर्ष और माफी को देखकर धीरे से कहा, चलो बीती बातें नहीं करते, अब से तुम और चरण दोनों स्वस्थ होगे। जब भी समय मिले अपने नाना नानी से मिलने जाना याद रखना। शुक्रिया छोटे चाचा, मैं इसे याद रखूंगी। पवनी की आंखों में आंसू भर आए और उसने बार बार सिर हिलाया, अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछने के लिए आगे बढ़ा। तुम्हारे छोटे चाचा की पत्नी ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है, इसलिए मुझे तुरंत अस्पताल वापस जाना होगा। अर्जुन मुस्कुराया, जब मेरे पास समय होगा मैं तुमसे फिर मिलने आऊंगा। ये सुनकर पवनी ने जल्दी से अर्जुन को बधाई दी। ये सुनकर कि चरण अर्जुन के साथ ताओ युन से मिलने अस्पताल जा रहा है, उसने जल्दी से कहा, मैं अभी भी एकांतवास में हूँ, इसलिए मेरे लिए बाहर जाना सुविधाजनक नहीं है। पहले दादी को मेरी ओर से छोटे चाचा की पत्नी और मेरे नाना नानी से मिलने जाने दो। अर्जुन ने किन दादी और लेले को अपनी बाहों में देखने के लिए मुड़कर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, यह अच्छी बात है। चलो बच्चे के साथ चलते हैं। किन दादी जल्दी से मुस्कुराया और उसे छोटे चाचा कहा। लेले से कहा कि वह उसे बड़े चाचा कहे। बड़े चाचा, लेले ने आज्ञाकारी ढंग से पुकारा। ओह, लेले कितना अच्छा व्यवहार करता है। अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान आ गई कि आंखें खुली और उसने लेले के सिर पर थपथपाने के लिए हाथ बढ़ाया। ठीक है पवनी, हम पहले निकल रहे हैं, तुम आराम करो। पवनी को निर्देश देने के बाद सभी उठे और कमरे से बाहर निकलकर काउंटी अस्पताल जाने की तैयारी करने लगे। हुआंगान काउंटी अस्पताल पहुंचकर सभी ताओ युन के वार्ड में गए।
इस समय वार्ड पहले से ही बहुत जीवंत था। पूरा सुपरिवार वहां था। अर्जुन को चरण और प्रिया को लाते देख सभी मुस्कुराए और चरण और प्रिया का अभिवादन किया। शिल्पा और सु चेंगफू की आंखें इतनी मुस्कुरा रही थीं कि वे चौड़ी हो गई थीं। हालांकि जब उन्होंने किंदाजी को देखा तो सभी थोड़े भ्रमित हो गए। अर्जुन ने उसका परिचय सभी से कराया, ये पवनी के पति किंदाजी हैं। अब जबकि पवनी और चरण भाई बहन सुलह कर चुके हैं, वो फुरुई प्रांगण में एकांतवास में हैं और उनके लिए आना सुविधाजनक नहीं है, इसलिए उन्होंने दासी को भेज दिया। ये सुनकर सभी के चेहरे पर थोड़ी उलझन सी आ गई। हालांकि ये सोचकर कि ये सब बीती बातें हैं, किसी ने भी उन पुरानी बातों का जिक्र नहीं किया। ये तो अद्भुत है। अगर स्वर्ग में रम्या तुम दोनों भाई बहनों की सुलह देख पाती तो वह जरूर बहुत खुश होती। दादी शिल्पा की आंखें खुशी से लाल हो गईं। उन्होंने हाथ बढ़ाकर लेले के सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या ये पवनी का बेटा है? वह तो पहले से ही इतना बड़ा हो गया है। किंदाजी ने जल्दी से बगल से सिर हिलाया। हाँ दादी। लेले, जल्दी से उसे परदादी कहो। नमस्ते परदादी। लेले ने जल्दी से उनका अभिवादन किया। वहां बहुत सारे लोग थे, इसलिए वह थोड़ा शर्मा रहा था और किंदाजी की गर्दन को कसकर पकड़े हुए था। शिल्पा मुस्कुराए और लेले के गाल पर चुटकी लेते हुए बोली, बहुत अच्छे व्यवहार वाले। परदादी आपके लिए कैंडी खरीदेंगी। ठीक है टिल्ड, धन्यवाद परदादी टिल्ड। कुछ देर बातचीत के बाद सभी का ध्यान ताओ युन और नवजात शिशु पर गया। अर्जुन और ताओ युन के बेटे का वजन जन्म के समय 7 जिन से ज्यादा था और ताओ युन को प्रसव के दौरान थोड़ी तकलीफ हुई। सौभाग्य से माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित और स्वस्थ थे। बच्चे का नाम सु युनचुवान अर्जुन और ताओ युन ने मिलकर तय किया था। नाम आकर्षक था और इसका एक अच्छा अर्थ भी था। वार्ड में माँ और नवजात शिशु को देखने के बाद सभी लोग अस्पताल में ज्यादा देर नहीं रुके। आखिरकार आज ताओ युन से मिलने चरण के अलावा भी बहुत से लोग आए थे और उनके परिवार में ताओ युन के मातृपक्ष के रिश्तेदार भी थे। अस्पताल में बहुत शोर होने से अन्य रोगियों के आराम में भी खलल पड़ता। फुरुई आंगन लौटने के बाद किंदाजी ने लेले को पावनी के बिस्तर के पास ले जाया। उसने लेले की जेब में हाथ डाला और मुट्ठी भर लाल लिफाफे निकाले उन्हें पावनी को सौंप दिया। पावनी, ये सभी आपके नाना नानी और चाचा चाची की ओर से हैं। किंदाजी ने अपना सिर खुजलाया, थोड़ा शर्मिंदा हुआ। वह उस समय लाल लिफाफे लेने में बहुत शर्मिंदा था, लेकिन चरण ने उसे सभी लेने के लिए कहा। किंदाजी ने चरण की बात सुनी और उसके बाद ही उन्हें स्वीकार किया। पावनी ने भारी लाल लिफाफे ले लिए, उसकी आंखें थोड़ी नम थीं। उसने सूंघते हुए कहा, जब मेरा प्रसव समाप्त हो जाएगा तो हम एक साथ मेरे नाना नानी और चाचाओं से मिलने जाएंगे। हम, ठीक है। किंदाजी मुस्कुराए और सिर हिलाया। फुरुई आंगन में चरण और प्रिया अपने कमरे में लौटने के बाद उन्होंने सबसे पहले नन्ही के रान को सुला दिया। बाहर इधर उधर दौड़ने के बाद नन्ही सी के रान लगातार जम्हाई ले रही थी और उसे नींद आ रही थी। चरण अपनी प्यारी बेटी के लिए दूध का फॉर्मूला तैयार कर रहा था और उसे बड़े बड़े घूंटों में पीते हुए देख रहा था। उसकी आंखें मुस्कान से भरी थीं। नन्ही सी के दूध खत्म करने के बाद उसने संतुष्टि भरी डकार ली, चरण की बाहों में लिपट गई और जल्द ही धीरे धीरे खर्राटे लेने लगी। चरण ने उसके गोरे और गुलाबी गालों को देखा और खुद को उन्हें चुटकी काटने से नहीं रोक पाया। नन्ही सी के गाल गोल मटोल, मुलायम और छूने में कोमल थे और उन्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। चरण को न सिर्फ उन्हें छूना अच्छा लगता था, बल्कि प्रिया भी अक्सर अपनी बेटी के साथ खेलने के लिए उसके गालों को चुटकी काटती थी। केरान के गहरी नींद सो जाने के बाद चरण ने उसे गोद में उठाया और धीरे से अपनी बेटी को बिस्तर पर लिटा दिया। उसे सुलाकर चरण कमरे से बाहर चला गया। प्रिया बाहर वाले कमरे में बैठी कपड़ों का डिजाइन बना रही थी। उसे ध्यानमग्न देखकर चरण ने उसे परेशान नहीं किया। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, उसने बटलर वान को अपनी ओर तेजी से आते देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे उससे कुछ कहना है। चरण दरवाजे से बाहर निकला और पूछा, क्या बात है? सर, बीजिंग से आपके लिए फोन आया है, बटलर वांग ने जल्दी से बताया। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। चरण मुख्य आंगन के बैठक कक्ष की ओर चल पड़ा। लिविंग रूम में पहुंचकर उसने देखा कि टेलीफोन रिसीवर मेज पर उल्टा रखा है। उसने हाथ बढ़ाया, उसे उठाया और अपने कान से लगाया। नमस्ते, मैं चरण बोल रहा हूँ। चरण, कुछ हुआ है? चेन जेयुवान की आवाज़ चिंता और बेचैनी से भरी थी। आपने जो मिसाइल तकनीक का डेटा दिया था, उसे किसी जासूस ने चुराकर विदेश में लीक कर दिया है। ये सुनकर चरण ने थोड़ी भौहें चढ़ाईं। क्या सच में ऐसा है? अभी क्या स्थिति है? क्या जासूस पकड़े गए हैं? जासूसों का एक बड़ा समूह पकड़ा गया है, लेकिन डेटा की वे प्रतियां बहुत पहले ही भेज दी गई थीं। ये भयानक होने वाला है। चेन जेयुवान इतना चिंतित था कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। ओह, तो प्रतियां चोरी हो गईं? क्या मूल प्रतियां अभी भी वहां हैं? चरण ने धीरे से पूछा। हाँ, हैं। वह जासूस हथियार अनुसंधान विभाग का एक आंतरिक सदस्य था, कई वर्षों तक एक अंडरकवर एजेंट रहा।
इस बार उसने मिसाइल सूचना तकनीक की गुप्त रूप से फोटोकॉपी करके उसे विदेश भेजने का मौका गंवा दिया। हमें इस घटना के बाद ही पता चला। चेन ज़ेयुआन की आवाज़ चिंता और आत्मग्लानि से भरी थी। चारन द्वारा डिज़ाइन किए गए हथियार आमतौर पर ज़्यादा उन्नत थे, जो राष्ट्रीय शक्ति को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने में सक्षम थे। लेकिन एक बार जब ये तकनीकें दूसरे देशों के हाथों में पड़ गईं, तो शायद कोई बात नहीं, मूल दस्तावेज शुरू से ही अधूरा था, उसमें मुख्य तकनीकी जानकारी गायब थी। अगर उन्होंने इसे चुरा भी लिया तो भी यह उपयोगी नहीं हो सकता। चरन ने हल्की हंसी के साथ कहा। तुमने क्या कहा? चेन ज़ेयुआन ने चरन की बातें सुनी और अविश्वास से भर गया। चरन मुस्कुराया और उसे समझाया, मैं इतनी महत्वपूर्ण तकनीक का पूरा डेटा एक साथ कैसे सौंप सकता हूँ? घरेलू जासूस बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। मैं इस बार सावधान था, इसलिए तकनीकी डेटा तुम्हें सौंपने से पहले मैंने पहले कई पन्ने की महत्वपूर्ण जानकारी निकाल ली। जब चेन ज़ेयुआन ने चरन की बातें सुनी तो उसे सचमुच सुरंग के अंत में एक रोशनी की तरह महसूस हुआ। उसका दिल तुरंत शांत हो गया। उसका स्वर अब पहले जैसा चिंतित नहीं था। हाँ, तुम बच्चे, तुम कुछ अलग ही हो। वह हंस पड़ा, उसकी आवाज़ खुशी से भर गई। दूसरे पक्ष ने इस बार एक गहरे गुप्तचर का इस्तेमाल किया था, केवल एक ऐसे दस्तावेज को चुराने के लिए जो बहुत उपयोगी नहीं था। चेन ज़ेयुआन उस देश के चेहरे पर आने वाले भावों का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, जब शोध पर समय और मेहनत लगाने के बाद उन्हें पता चला कि उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। यह ज़रूर मज़ेदार होगा। उफ़, हाँ। चेन ज़ेयुआन पहले तो हंसे बिना नहीं रह सका। तो फिर तुमने वो ज़रूरी सामग्रियां कहाँ छिपाईं? चेन ज़ेयुआन हैरान सा लग रहा था। बेशक, बीजिंग में। चारन ने तथ्यात्मक भाव से कहा, रुको, कोई तुम्हें जल्द ही ये खास तौर पर पहुंचा देगा। लेकिन वह रुका, फिर बोला, मैं साफ कर दूं, इस बार तुम्हें ये देने के बाद मेरे पास सचमुच कोई और तुरुप का पता नहीं है। अगर जासूस इन्हें फिर से चुरा लेते हैं तो तुम्हें खुद ही इसके परिणाम भुगतने होंगे। उसने बड़ी मेहनत से इस मिसाइल तकनीक को विकसित किया था और यह डिज़ाइन और निर्माण से पहले ही नाकाम नहीं हो सकती थी। आखिरकार यह मिसाइल काफ़ी उन्नत थी, उस देश के पास मौजूद मिसाइल से कम 10 या 8 साल ज़्यादा उन्नत। चिंता मत करो, ऐसी गलती दोबारा बिल्कुल नहीं होगी। हथियार अनुसंधान विभाग अब सख्त पहरे में है, हर व्यक्ति की जांच की जा रही है, ये सुनिश्चित करते हुए कि अब कोई दुश्मन एजेंट या जासूस न हो। चेन ज़ेयुआन ने चारन को जल्दी से आश्वस्त किया। यह अच्छी बात है। चारन ने चेन ज़ेयुआन को कुछ निर्देश देने के बाद फ़ोन रख दिया। शुक्र है, इस बार उसने पहले से योजना बना रखी थी, मुख्य गोपनीय तकनीक को अलग करके बीजिंग को अलग से भेज दिया था। वरना यह मिसाइल तकनीक वाकई दूसरे देशों के लिए फ़ायदेमंद होती। एक हफ्ते बाद पावनी ने अपनी एकांतवास अवधि पूरी कर ली और किन शियाओचेन की पूर्णिमा आ गई। किन दाजी और पावनी ने अपनी बेटी के लिए किन परिवार के गांव में पूर्णिमा भोज का आयोजन किया। चरन और प्रिया पूर्णिमा भोज में शामिल होने के लिए केरान के साथ सुबह सुबह गांव लौट आए। उनके अलावा सु परिवार भी आज जियाओचेन के पूर्णिमा भोज में शामिल होने आया था। ताओयू और नवजात शिशु की देखभाल के लिए घर पर रहने वाली सबसे बड़ी चाची को छोड़कर लगभग पूरा सु परिवार आया था। सभी ने न केवल मौद्रिक उपहार दिए बल्कि कई अन्य उपहार भी दिए। बच्चे के लिए सोने और चांदी के गहने, चावल, आटा, ब्राउन शुगर, पोषण संबंधी पूरक और शिशु उत्पाद थे। पावनी 2 दिन पहले सु परिवार से मिलने गई थी। उन्होंने माहौल साफ कर दिया था और अब दोनों पक्ष अपने रिश्ते सुधार रहे थे, इसलिए वे भविष्य में अधिक बार बातचीत करेंगे। किनदाजी द्वारा बनाए गए नए घर के बाहर हर जगह कारें खड़ी थीं और उन्हें देखने वाले ग्रामीण अविश्वसनीय रूप से ईर्ष्यालु थे। पूर्णिमा भोज में आए पड़ोसियों ने भी चरन और प्रिया की गर्मजोशी से तारीफ की। पिछले 1-2 साल में किन परिवार गांव में जबरदस्त बदलाव आए थे। कई लोगों ने ग्रीनहाउस में सब्जियां उगाकर किनदाजी का अनुसरण करके कुछ पैसे कमाए थे और कई ग्रामीण हुआंगान काउंटी के औद्योगिक पार्क में काम करके पैसे कमा रहे थे। संक्षेप में, अब किन परिवार गांव का हर घर एक संपन्न परिवार माना जा सकता था। सबका जीवन 2 साल पहले की तुलना में बहुत बेहतर था। अब कम से कम उन्हें भूख नहीं सताएगी और उनके कपड़ों पर अब पैच लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस साल किन परिवार गांव की सड़कें भी नई बनी थीं, चौड़ी और समतल, इतनी चौड़ी कि 2 कारें साथ साथ चल सकें। ये जानते हुए कि आज कई मेहमान आएंगे, किनदाजी ने कुछ दावतों की तैयारी की। कुल 8 मेज़ें थीं और आंगन लोगों से भरा हुआ था। हर मेज़ पर 10 से ज़्यादा व्यंजन थे, मांस और सब्जियों का अच्छा मिश्रण था और वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। पवनी अपनी बेटी को गोद में लिए किनदाजी के साथ आगे पीछे चल रही थी, रिश्तेदारों और दोस्तों का अभिवादन कर रही थी और उन्हें खाने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। किनदाजी को भी हर मेज़ के चारों ओर घूमकर सबको टोस्ट करना पड़ा। मेहमानों के बैठने की जगह और माहौल में चहल पहल के बीच अचानक कोई दरवाजे पर आया। क्या किन झेंगुओ की बेटी पावनी यहीं रहती है? आंगन के दरवाजे पर एक आवाज़ सुनाई दी।
पावनी और किंदाजी ने नजर घुमाई तो देखा कि लगभग 60 साल का एक बूढ़ा आदमी तांग सूट पहने दरवाजे पर खड़ा था। उसके बगल में कई और अच्छे कपड़े पहने लोग भी थे। पावनी और किंदाजी ने नए लोगों को उलझन भरी आंखों से देखा, लेकिन गांव के बुजुर्गों ने उन्हें पहचान लिया। ओह, क्या ये किनचेंग गुओ के दूसरे चाचा नहीं हैं? किनचेंग, आप कितने सालों से घर से दूर हैं? आपने आखिरकार वापस आने का फैसला किया है। किनचेंग ने कुछ पलों के लिए बूढ़े व्यक्ति की जांच की और उसे पहचान लिया। भाई किनलियू, यह आप हैं। इतने सालों बाद मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप अभी भी मुझे पहचानते हैं। जाहिर है, मेरी नज़रें तेज हैं। किनलियू मुस्कुराया और चरण और पावनी को बुलाया। जियाओ तियान, जियाओ लू, क्या तुम दोनों इस व्यक्ति को जानते हो? वह तुम्हारे दूसरे दादा किनचेंग हैं। दूसरे दादा? चरण ने किनचेंग को कई बार ऊपर से नीचे तक देखा, लेकिन उसे उसका कोई आभास नहीं हुआ। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह उसे नहीं पहचान पाया। किनचेंग केवल अपने 20वें दशक में था जब उसने घर छोड़ा था, और तब से 30 साल से अधिक समय हो गया था। हाँ, मैं 30 साल से ज्यादा समय से हमारे हुआंगान काउंटी से दूर हूँ। ये स्वाभाविक है कि आप मुझे नहीं पहचानते। किनचेंग के चेहरे पर एक दयालु मुस्कान थी। फिर उसने आह भरी। मैं आज घर पहुंचा और गांव में पूछताछ की तो पता चला कि जेंगू, उस बच्चे ने असल में एक अपराध किया है और जेल गया है। कितने अफसोस की बात है। किनचेंगू का जिक्र सुनकर चरण ने कोई जवाब नहीं दिया। वह उस व्यक्ति का जिक्र ही नहीं करना चाहता था। पवनी बोली, उसने कानून तोड़ा था, इसीलिए उसे गिरफ्तार करके जेल जाना पड़ा। किनचेंग की नज़र भाई बहनों के चेहरों पर पड़ी और उसकी आवाज़ में कोमलता थी। मैं इतने दशकों से वापस नहीं आया क्योंकि मैं घर से दूर घूमने फिरने में लगा रहा। मैंने शादी की, बच्चे हुए और वहीं बस गया, इसलिए वापस आकर मिलना आसान नहीं है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, घर की याद बहुत गहरी होती जाती है। बहुत सोच विचार के बाद मैंने अपने पूरे परिवार को वापस लाने और अब से यहीं रहने का फैसला किया है। वह रुका, मेहमानों से भरे आंगन की ओर देखा और मुस्कुराया। मैंने गांव वालों से सुना है कि आज जियाओलू की बेटी का पूर्णिमा भोज है, इसलिए दूसरे दादाजी सुविधाजनक समय पर आ गए हैं। सुयुन, बच्चों को कुछ उपहार दे दो, उसने अपने बगल में बैठी 30 साल की फैशनेबल महिला से कहा। झांग सुयुन नाम की वह महिला उसकी दूसरी पत्नी थी, जो किनचेंग से 20 साल से भी ज्यादा छोटी थी। ये सुनकर वह जल्दी से मुस्कुराए और अपनी कलाई से एक ज़ेड ब्रेसलेट निकाला, पवनी का हाथ लिया और उसे पहनाने की कोशिश की। जियाओ लू, इसे ले लो, ये तुम्हारे दूसरे दादाजी के सम्मान का एक छोटा सा प्रतीक है। महिला की मुस्कान पानी की तरह कोमल थी, जिसमें एक शालीन भाव था। पवनी ने जल्दी से मना कर दिया, नहीं दूसरे दादाजी, मैं आपसे इतना मूल्यवान उपहार स्वीकार नहीं कर सकता। बस ले लो, तुम्हारे पिता अब जेल में हैं और यहाँ मेरे करीबी लोगों में सिर्फ तुम दोनों भाई बहन ही हो। किनचेंग ने आह भरी, थोड़ा उदास महसूस करते हुए। दशकों बाद अपने गृहनगर लौटना बेहद अपरिचित सा लगा। ज्यादा जाने पहचाने चेहरे देखना मुश्किल था। अपने करीबी लोगों की तो बात ही छोड़ो। और ये तुम्हारी बेटी के लिए। झांग सुयुन ने अपने पस से एक सुनहरा ताला निकाला और मुस्कुराते हुए पवनी को दे दिया। पवनी ने बहुत देर तक मना करने की कोशिश की, लेकिन मना नहीं कर पाए, इसलिए उसने अनिच्छा से ही इसे स्वीकार किया। किनचेंग ने एक बुजुर्ग की तरह उदारता और दयालुता दिखाई और चरण और पावनी उसे पूरी तरह से अनदेखा नहीं कर सके। चूंकि आज परिवार के लिए खुशी का मौका था, इसलिए किनचेंग और उनके समूह के लिए एक मेज साफ की गई और उनके परिवार को बैठकर दावत का आनंद लेने के लिए आमंत्रित किया गया। उनके एक बेटा और एक बेटी थी, दोनों उनकी पूर्व पत्नी से पैदा हुए थे। अपनी पूर्व पत्नी के निधन के बाद उन्होंने अपनी वर्तमान पत्नी झांग सुयुन से विवाह किया। उनकी बेटी शादीशुदा थी और शहर से बाहर रहती थी। इस बार उनके बेटे और बहू उनके साथ लौटे। उनके अलावा 3 पोते और एक पोती भी थे, जिनकी उम्र चरण जितनी ही थी। जैसे जैसे वे धीरे धीरे एक दूसरे को जानने लगे, सभी को किनचेंग की पारिवारिक स्थिति के बारे में और जानकारी मिली। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय बाहर बिताया था और कुछ पैसे कमाए थे, लेकिन इतने लंबे समय तक बाहर रहने, अपनी वृद्धावस्था और खराब स्वास्थ्य के साथ, वह अभी भी अपने जन्मस्थान लौटना चाहते थे। इस तरह अगर बाद में उनकी वृद्धावस्था में मृत्यु हो जाती तो उन्हें उनके परिवार की पैतृक कब्र में भी दफनाया जा सकता था। भोज दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक चला और पावनी और किंदाजी ने मेहमानों को विदा किया। अंत में केवल चरण, प्रिया और किनचेंग का परिवार ही बचा। जब वे लौटे तो उनके पास अस्थायी रूप से रहने के लिए कोई जगह नहीं थी और उन्होंने जल्द ही शहर या काउंटी जाकर एक गेस्ट हाउस ढूंढने की योजना बनाई। पावनी ने कहा, अगर दूसरे दादाजी को कोई आपत्ति न हो तो आप अभी मेरे परिवार के पुराने घर में रह सकते हैं, वहां अब कोई नहीं रहता। जब से उसने किंदाजी से शादी की थी, किन परिवार का आंगन खाली पड़ा था। जिन घरों में नियमित रूप से लोग नहीं रहते वे अक्सर जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, लेकिन सौभाग्य से पावनी और किंदाजी अक्सर उसकी सफाई और रखरखाव के लिए आते थे। हालांकि यह साधारण था, फिर भी इसमें कुछ लोग रह सकते थे। पवनी की बातें।
सुनकर किन चेंग के चेहरे पर भावुकता के भाव उभर आए। पवनी, क्या तुम सचमुच हमें अपने परिवार के घर में कुछ समय के लिए रहने दोगी? ये वैसे भी खाली पड़ा है, तुम अभी आराम से वहां रह सकती हो। पवनी ने कहा। आज उसकी बेटी का पूर्णिमा भोज था और किन चेंग ने जो उपहार दिया था उसकी कीमत उस घर से भी ज्यादा थी। पवनी भी कंजूस नहीं होना चाहती थी। वाह वाह पवनी, तुम बहुत सोच समझकर काम करती हो। फिर हम तुम्हें कुछ दिन परेशान करेंगे और कुछ समय बाद काउंटी में घर खरीद कर हम वहां से चले जाएंगे। किन चेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। हम दूसरे दादाजी, ज्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं है, घर ढूंढने में अपना समय लगाओ। बातचीत के बाद पावनी एंड चरण अन्य लोगों के साथ किन चेंग के परिवार को पुराने किन परिवार के आंगन में ले गया। इस घर में 1 साल से अधिक समय से कोई नहीं रहता था और यह कुछ उजाड़ और उदास लग रहा था। हालांकि घर और आंगन बहुत साफ थे। इसे देखने के बाद किन चेंग बहुत संतुष्ट हुए। हालांकि उनके बेटे, बहू, पोते और पोतियों को यह थोड़ा सादा लगा। उन्होंने कुछ नहीं कहा। जिस घर में वे पले बड़े थे वहां लौटकर चरण को भी थोड़ा भावुक महसूस हुआ। राहुल के मरने के बाद से चरण लंबे समय से वापस नहीं लौटा था। कुछ देर किन चेंग के परिवार के साथ बातचीत करने के बाद वह प्रिया के साथ हुआंगान काउंटी लौटने की तैयारी करने लगा। किन चेंग के पोते पोतियां खेलने के लिए हुआंगान काउंटी जाना चाहते थे, इसलिए वे चरण और प्रिया के साथ सवारी करने लगे। चरण को अभी भी उनका मनोरंजन करने के लिए प्रयास करना पड़ा। कार पहले फूरुई आंगन में लौटी और जैसे ही वे बाहर निकले किन परिवार के 4 भाई बहनों की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि चरण का घर इतना सुंदर होगा। ऐसा उत्कृष्ट उद्यान निर्माण उन्होंने केवल बड़े शहरों में ही देखा था और आमतौर पर लोगों को खुलेआम घूमने की अनुमति नहीं होती थी। वाह भाई चरण, आपका घर कितना सुंदर है। किन चेंग की पोती किन मिंगजू की आंखें फूरुई आंगन के लिए प्रशंसा और स्नेह से भरी थीं। इस आंगन को खरीदने में बहुत पैसा खर्च हुआ होगा, है ना? फूरुई आंगन मैंने खुद डिजाइन किया था और दूसरों ने बनाया था, इसमें ज्यादा खर्च नहीं आया। चरण ने धीरे से अपना सिर हिलाया और किन परिवार के 4 भाई बहनों को एक भ्रमण पर ले गया। इस बीच प्रिया केरान को आराम करने के लिए उनके कमरे में वापस ले गई। केरान दिन भर बाहर रही थी और उसे पहले से ही नींद आ रही थी और गर्भवती होने के कारण प्रिया को दिन में लेटकर आराम करने की जरूरत थी। किन परिवार के भाई बहन आंगन के दृश्यों की प्रशंसा कर रहे थे, उनके चेहरों पर प्रशंसा के भाव थे। सभी लोग सुनहरी मछलियों के तालाब के पास आए और किन परिवार के तीनों भाई मछलियों को खिलाने के लिए मछली का भोजन लेकर गए। चरण मंडप में पत्थर की मेज के पास बैठ गया और उन्हें मछलियों को खाना खिलाते हुए देखने लगा। किन मिंगजू चलकर चरण के सामने बैठ गई। वह पत्थर की मेज पर झुक गई, अपनी ठुड्डी को हाथों से सहारा देते हुए। उसकी आंखों में चरण के लिए उत्सुकता भरी थी। भाई चरण, इस साल आपकी उम्र क्या है? 25 साल की। इस साल तुम सिर्फ 25 की हो। हालांकि तुम्हारा रूप रंग ऐसा ही दिखता है, तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत स्थिर लगता है, मेरे भाइयों से कहीं ज्यादा स्थिर। किन मिंगजू ने हल्के से आंखें झपकाईं। अब तुम किस तरह का काम करती हो? मैं एक फैक्ट्री और बिजनेस चलाती हूँ। चरण ने उसकी तरफ देखा और धैर्य से जवाब दिया। तो तुम वाकई कमाल की हो। किन मिंगजू की आंखें साफ और चमकदार थीं, लगभग बिना पलक झपकाए चरण को घूर रही थीं। उसकी निगाहें बहुत सीधी थीं, जिससे चरण थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। उसने अपना चेहरा छुआ और पूछा, क्या मेरे चेहरे पर कुछ गंदा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। किन मिंगजू ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया। फिर वह उसे क्यों घूर रही थी? चरण हैरान था। मानो चरण के विचारों को समझते हुए किन मिंगजू ने मुस्कुराते हुए समझाया, भाई चरण का रूप रंग हालांकि बहुत सुंदर नहीं है, लेकिन उसके चेहरे के भाव बहुत सहजता से मिलते हैं और आपका आभामंडल बहुत ही मनमोहक है। मैं आपको और निहारने से खुद को नहीं रोक पा रहा हूँ। उसके ये शब्द चरण की तारीफों के पुल बांध रहे थे और चरण की मोटी चमड़ी के बावजूद वह थोड़ा अभिभूत महसूस कर रहा था। उसने हल्की खांसी की और किन मिंगजू के तीनों भाइयों की ओर देखा। चलो कहीं और घूमते हैं। अगर वे यहाँ और रुके तो चरण को डर था कि वे सुनहरी मछली को जरूरत से ज्यादा खिला देंगे और उसे मार देंगे। ठीक है। किन परिवार के 4 भाई बहनों ने तुरंत जवाब दिया और चरण के पीछे पीछे दूसरे इलाकों में घूमने और खेलने चले गए। फूरुई प्रांगण काफी बड़ा था और जब वे उसे घूम चुके तो शाम होने लगी। फिर चरण और प्रिया ने उन्हें मुख्य प्रांगण में रात के खाने के लिए आमंत्रित किया। फूरुई प्रांगण के व्यंजन लाजवाब थे और किन परिवार के भाई बहनों ने अपने भोजन का भरपूर आनंद लिया। 4 भाई बहनों की भूख बहुत ज्यादा थी और अगर उनके खाने पीने के तरीके थोड़े सुधरे न होते तो चरण को शायद लगता कि वे पुनर्जन्म लेने वाले भूखे भूत हैं। उन्होंने इतना खाया कि उसकी अपनी भूख से भी ज्यादा हैरान करने वाला था। ये जानना जरूरी है कि जब से चरण का शरीर लिंक्वान जल से रूपांतरित हुआ है, उसकी भूख काफी बढ़ गई थी। रात के खाने के बाद चरण किन परिवार के 4 भाई बहनों को वापस भेजने का सुझाव देने ही वाला था, लेकिन किन मिंगजू ने रुकने का प्रस्ताव रखा।
भाई चरण, मैं कल भी हुआंगान काउंटी में खेलना चाहती हूँ, क्या हम आज रात एक रात यहाँ रुक सकते हैं? उसने उत्सुकता से चरण की ओर देखा। ये देखकर कि किन परिवार के चारों भाई बहन उसे देख रहे थे, चरण ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं बटलर वांग से आपके आराम के लिए कमरे की व्यवस्था करवा दूंगा। वाह! किन मिंगजू की मुस्कान खिल उठी। धन्यवाद भाई चरण, आप कितने अच्छे इंसान हैं। चरण ने बटलर वांग को कमरे की व्यवस्था करने में मदद करने के लिए बुलाया। किन परिवार के भाई बहनों के फूरहुई प्रांगण से जाने के बाद चरण ने एक हल्की आह भरी। हालांकि वे उम्र में लगभग एक जैसे थे, चरण उनसे कुछ ही साल बड़ा था, लेकिन किन परिवार के चारों भाई बहन भोले और उतावले लग रहे थे। जब चरण उनके साथ होता तो वह हमेशा एक चिंतित अभिभावक की तरह महसूस करता। शाम को जब वह और प्रिया नहा धोकर सोने जा रहे थे, बटलर वांग ने अचानक दरवाज़ा खटखटाया। सर, मिस किन मिंगजू छत पर चढ़ गई हैं और नीचे आने से इनकार कर रही हैं, कृपया जल्दी जाकर उनसे मिलें। बटलर वांग की बातें सुनकर चरण के चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दी। प्रिया को समझाकर वह उठा, कमरे से बाहर निकला और बटलर वांग के साथ कियूजू आंगन की ओर चल पड़ा, जहां किन परिवार के 4 भाई बहन ठहरे हुए थे। रास्ते में बटलर वांग ने चरण से कहा, मुझे नहीं पता कि मिस किन छत पर कैसे चढ़ गईं, लेकिन एक नौकर ने उन्हें छत पर खड़े देखा और तुरंत मुझे सूचित किया। मुझे डर था कि कहीं वे गलती से गिर न जाएं, इसलिए मैंने किसी को सीढ़ी लगाने भेजा, लेकिन उन्होंने नीचे आने से साफ इनकार कर दिया। मुझे डर था कि शायद वे किसी बड़ी घटना के बारे में सोच रही हैं और मैं उन्हें फिर से बुलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसलिए मैं तुरंत आपको सूचित करने आया हूं, महोदय। जब चरण ने बटलर वांग की बातें सुनी तो वह भी थोड़ा चिंतित हो गया। हालांकि आज सुबह वाली उस खिलखिलाती मुस्कुराती लड़की के बारे में सोचकर उसे आत्महत्या के बारे में नहीं सोचना चाहिए था, है ना? अगर फुयुआन में कुछ हो जाता तो वह किन चेंग को समझा नहीं पाता। कियूजू आंगन की ओर दौड़ते हुए चरण ने बटलर वांग की उंगली की दिशा का अनुसरण किया और देखा कि किन मिंगजू छज्जे के किनारे पर बैठी है, उसके दोनों पैर लटक रहे हैं। ये बेहद खतरनाक लग रहा था। चरण ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं उसकी ओर देखते हुए, मिंगजू, तुम छत पर क्या कर रही हो? जल्दी से नीचे आओ, वहां ऊपर सुरक्षित नहीं है। ओह, ये ठीक है, ये बहुत सुरक्षित है, तियानगे को मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही किन मिंगजू बोली, वह खड़ी भी हो गई। वह छज्जे के किनारे पर खड़ी थी, ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी क्षण गिर सकती है। जब चरण ने यह दृश्य देखा तो उसके दिल की धड़कन रुक गई। आखिरकार छज्जे का ऊपरी हिस्सा जमीन से लगभग 6 मीटर ऊपर था। अगर वह अपना पैर फिसलाकर गिर पड़ी तो चमत्कारिक रूप से बच भी गई तो अपंग हो जाएगी। तुरंत नीचे आ जाओ, वरना मैं किसी को बुलाकर ऊपर बुला लूंगा और तुम्हें पकड़ लूंगा। चरण ने पास ही एक लंबी सीढ़ी झुकी देखी और उसकी निगाहें गंभीर हो गईं। यह कोई खेल नहीं था। उफ, ठीक है, मैं नीचे आता हूँ, तियानगे, नाराज मत हो। चरण को गुस्से में देखकर किन मिंगजू जल्दी से बोला। बोलते बोलते वह अचानक नीचे कूद गई। चरण की आंखें चौड़ी हो गईं। जैसे ही उसने किन मिंगजू को नीचे कूदते देखा, एक पल के लिए उसका दिमाग खाली हो गया। वह सिर्फ इसलिए छत से नहीं कूदेगी क्योंकि उसका लहजा थोड़ा कठोर था, है ना? उसकी धड़कनें कई धड़कनों से तेज हो गईं और वह सहज ही दौड़ा, उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। इतनी ऊंचाई पर अगर वह किसी को पकड़ने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल करता है तो ये बहुत ज्यादा जोरदार नहीं होना चाहिए, है ना? लेकिन अगले ही पल उसके सामने एक चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। किन मिंगजू हल्के से उसके बगल में उतरी और इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद जब उसके पैर जमीन पर पड़े तो उन्होंने बस एक बहुत ही हल्की सी आवाज की। ये किसी साधारण व्यक्ति के उछलने जैसी आवाज थी। धिक्कार है। चरण की प्रतिक्रिया के बाद वह मन ही मन कोसने से खुद को रोक नहीं सका। किसी ने उसे नहीं बताया था कि किन मिंगजू एक आंतरिक शक्ति की गुरु थी। उसके स्तर को देखते हुए वह कम से कम जियांग मुवान के बराबर तो थी। चरण की आंतरिक शक्ति उसकी जितनी गहरी नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह बता नहीं सका। उसने किसी तरह शांत भाव बनाए रखा और पूछा, तुम छत पर कैसे चढ़ गए? किन मिंगजू के चरण के सामने स्थिर खड़े रहने के बाद उसने उसका सवाल सुना और चरण को इशारा किया, मैं ऐसे ही ऊपर गई थी, तियांगे छत पर जाना चाहती है, क्या मैं तुम्हें ऊपर ले जाऊं? उसने चरण को देखने के लिए अपना सिर झुकाया। उसकी अभिव्यक्ति शरारती थी और उसकी आंखों में चालाकी का संकेत था। ठीक है, चरण ने मना नहीं किया। वह देखना चाहता था कि किन मिंगजू लोगों को छत पर कैसे ले जाता है। उसने आंतरिक शक्ति की खेती में कुछ मामूली प्रगति की थी, लेकिन वह अभी तक दीवारों को फांदने और छज्जों पर चलने के क्षेत्र में नहीं पहुंचा था। क्या ऐसा हो सकता है कि किन मिंगजू न केवल खुद छत पर कूद सकती है बल्कि दूसरों को भी ऊपर ले जा सकती है? चरण को सहमत होते देख किन मिंगजू ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। उसने अपने पैरों से 2 बार जमीन पर थपथपाया और अगले ही पल उसका शरीर ऊपर उठा, चरण को हल्के से छत पर ले गया। चरण, श्रीमान, मिस मिंगजू, कृपया सावधान रहें।
बटलर वांग का चेहरा पीला पड़ गया जब उसने दोनों को छत के किनारे पर खड़ा देखा और वह जल्दी से चिल्लाया, ये ठीक है बटलर वांग, चिंता मत करो, मेरे यहाँ होने के कारण मैं तियानजी को गिरने नहीं दूंगा। किन मिंगजू ने अपने हाथों को मेगाफोन की तरह मोड़ा और आंगन में बटलर वांग को चिल्लाया। एक बार जब वे छत पर स्थिर हो गए तो चरण ने चारों ओर देखा। ऊंची छत पर खड़े होकर फुयुआन का सुंदर दृश्य पूरी तरह से दिखाई दे रहा था। उसने पहले कभी इस ऊंचाई से फुयुआन की सुंदरता की सराहना नहीं की थी। इस तरह से देखने पर रात से घिरे फुयुआन में एक अनोखी सुंदरता थी। आसपास के दृश्यों पर नजर डालने के बाद चरण ने किन मिंगजू को देखने के लिए मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर एक जिज्ञासु भाव था। मिंगजू, क्या तुम आंतरिक शक्ति की खेती कर रहे हो? ये सुनकर किन मिंगजू मुस्कुराए और चरण की ओर सिर हिलाया। हाँ, मैं बचपन से ही मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रही हूँ। चरण की आंखें हल्की सी झपक रही थीं और वह पूछ रहा था, तो दूसरे दादा, आपके माता पिता और आपके भाई, क्या ये सब मार्शल आर्ट जानते हैं? उसे इस दूसरे दादा में कुछ दिलचस्पी थी जो अचानक शहर से लौट आए थे। मेरे दादा, पिता और 3 भाई मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं, लेकिन मेरी परदादी और मेरी माँ मार्शल आर्ट नहीं जानती। किन मिंगजू ने चरण के साथ पूरी ईमानदारी से सब कुछ बता दिया। वह छत के किनारे बैठ गई, अपने हाथ पीछे करके रात के आसमान की ओर देखने लगी। मेरे दादाजी 20 की उम्र में ही अपना शहर छोड़कर बाहर घूमने निकल पड़े थे। शुरुआती सालों में उन्हें बहुत तकलीफ हुई, लेकिन बाद में उन्हें कुछ मौके भी मिले। उन्होंने मार्शल आर्ट सीखने के लिए खुद को प्रशिक्षित किया और बाद में कुछ सफलता भी हासिल की। कुछ समय पहले उनके गुरु का निधन हो गया और मेरे दादाजी को अपने जैसे एक इंसान के लिए बहुत दुख हुआ। उन्हें डर था कि कहीं उनकी मृत्यु किसी विदेशी धरती पर न हो जाए, इसलिए वे हमारे पूरे परिवार को वापस ले आए। चारण ने किन मिंगजू से किन चेंग के बारे में और जानकारी ली। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये दूसरा दादा, जो कई सालों से घर से दूर था, असल में एक गुप्त गुरु था। तुम्हारे दादाजी वापस आना चाहते थे और तुम्हारे माता पिता और तुम्हारे भाई सब मान गए थे? चारण ने पूछा। उसे लगा कि पूरा परिवार किन चेंग के प्रति कुछ ज्यादा ही उदार लग रहा था। आखिरकार बाकियों को हुआंगान काउंटी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। क्या उनके लिए उस जगह को छोड़ना इतना आसान था जहां वे दशकों से रह रहे थे? दरअसल इसमें कुछ छिपा हुआ सच है। किन मिंगजू सीधी सादी थीं और कोई राज नहीं रख सकती थीं। वह सीधी होकर बैठ गईं, उनके चेहरे पर थोड़ी गंभीरता आ गई। क्योंकि मेरे दादा के गुरु अपने निधन से पहले चाहते थे कि वे कुनलुन संप्रदाय के नेता बने, और उनके कनिष्ठ भाई, जो उनके गुरु के पुत्र और पूर्व नेता के पुत्र भी थे, इस बात से सहमत नहीं थे। साथ ही शिष्यों के बीच कलह से बचने के लिए मेरे दादा ने स्वेच्छा से नेता का पद छोड़ दिया। हमारे परिवार का वापस आना भी पूर्व नेता के बेटे को खुश करने के लिए था। यह सुनकर चरण के चेहरे पर आश्चर्य झलक रहा था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि किन चेंग के अचानक घर लौटने के पीछे ऐसी कोई अंदरूनी कहानी होगी। क्या आप सभी कुनलुन संप्रदाय की मार्शल आर्ट सीखते हैं? चरण ने यूजियान बुक स्टोर में खोजबीन की और कुनलुन संप्रदाय से संबंधित कुछ मार्शल आर्ट मैनुअल जरूर ढूंढ निकाले। वहाँ फॉलिंग गूस पाम, हेवनली गैंग पाम तकनीक, 13 कुनलुन तलवारें, ताई किंग क्यूई, क्लाउड ड्रैगन मूवमेंट तकनीक, क्रेन कैचिंग ड्रैगन इत्यादि थे। हाँ, ये सही है। अभी जब मैंने तियानजी को कूदकर ऊपर लाया तो मैंने हमारे कुनलुन संप्रदाय के लाइटनेस कौशल, क्लाउड ड्रैगन मूवमेंट तकनीक का इस्तेमाल किया। किन मिंगजू ने चरण को समझाया। ये बहुत प्रभावशाली है। चरण ने वास्तव में उसकी प्रशंसा की। उसने सोचा कि क्या अपनी वर्तमान आंतरिक शक्ति के साथ वह किन मिंगजू की तरह ही लाइटनेस कौशल का उपयोग कर सकता है। उसे अभी भी समय मिलने पर और अभ्यास करने की आवश्यकता थी। तियानजी, क्या आपने भी मार्शल आर्ट की साधना की है? आप किस संप्रदाय या स्कूल से संबंधित हैं? किन मिंगजू की आंखों में जिज्ञासा दिखाई दी। उसकी आंतरिक शक्ति चरण की, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से बता सकती थी कि चरण आंतरिक शक्ति की भी साधना करता है। चूंकि किन मिंगजू इतनी स्पष्टवादी थी, चरण ने उससे यह बात नहीं छिपाई और कहा, मैं मांसपेशी फोजिंग क्लासिक और मज्जा सफाई क्लासिक की साधना करता हूँ। मांसपेशी फोजिंग क्लासिक मांसपेशियों, हड्डियों और त्वचा के बाहरी प्रशिक्षण पर केंद्रित है, जबकि मज्जा सफाई क्लासिक डेंटियन में आदिम सच्ची क्यूई की साधना पर जोर देता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और अपरिहार्य हैं। मांसपेशी फोजिंग क्लासिक और मज्जा सफाई क्लासिक। वाह, क्या ये दोनों मार्शल आर्ट मैनुअल खो नहीं गए हैं? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तियांगे इतनी बेहतर आंतरिक शक्ति साधना पद्धति की साधना कर पाएगा। किन मिंगजू ने प्रशंसा से कहा, तो आपके गुरु कौन हैं? आप कितने वर्षों से मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे हैं? चरण ने हाथ हिलाकर कहा, मैंने पिछले साल अपने गुरु से चिकित्सा सीखना शुरू किया था, लेकिन मेरे गुरु बहुत कम बोलते हैं और मुझे अपने बारे में कुछ भी बताने की इजाज़त नहीं देते। किन मिंगजू को चरण की बातें सुनकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। आधुनिक समाज में प्राचीन मार्शल आर्ट का ह्रास हुआ है और कई मार्शल आर्ट की उत्कृष्ट कृतियां लुप्त हो गई हैं।
राष्ट्रीय कानूनों में सुधार के साथ कई प्राचीन मार्शल आर्ट विशेषज्ञ वास्तव में एकांतप्रिय गुरु बन गए हैं, जो धर्मनिरपेक्ष दुनिया में शायद ही कभी दिखाई देते हैं। शौर्य मार्शल आर्ट के साथ कानून का उल्लंघन करता है, ये कहावत निराधार नहीं है। आंतरिक शक्ति की साधना करने वाले गुरु के लिए अकेले ही दर्जनों साधारण लोगों को परास्त करना आम बात है। हम तो भाई चरण को भी एक बड़ा अवसर मिला। स्नायु निर्माण क्लासिक और मज्जा शुद्धि क्लासिक दोनों ही लंबे समय से लुप्त मार्शल आर्ट की उत्कृष्ट कृतियां हैं। एक बार जब आप अपनी साधना में बड़ी सफलता प्राप्त कर लेंगे तो आप निश्चित रूप से भविष्य में मार्शल आर्ट के ग्रैंड मास्टर बन जाएंगे। किन मिंगजू के चेहरे पर प्रशंसा के भाव दिखाई दिए। किन मिंगजू के साथ बातचीत ने चारण को वर्तमान प्राचीन मार्शल दुनिया के बारे में और जानकारी दी। पता चला कि जिन जगहों को वह देख नहीं पा रहा था, वहां भी कई संप्रदाय और अनगिनत प्राचीन मार्शल परिवार थे। हालांकि वह इस क्षेत्र में देर से पहुंचा था, चारण को कोई जल्दी नहीं थी। आखिरकार उसके यूजियान बुक स्टोर में मार्शल आर्ट की कई उत्कृष्ट कृतियां थीं और उसके पास जगह और आध्यात्मिक स्रोत थे। अगर वह साधना करता रहा तो भविष्य में वह एक सच्चा गुरु भी बन जाएगा। किन मिंगजू के साथ लगभग 1 घंटे तक बातचीत करने के बाद जैसे जैसे रात गहराती गई, चारण ने जल्दी से कहा, मिंगजू, देर हो रही है, अब अपने कमरे में आराम करने का समय हो गया है। हम ठीक है, चलो भाई चारण, मैं तुम्हें नीचे ले चलता हूँ। 1 मिनट रुको, मैं खुद नीचे जाने की कोशिश करता हूँ। चारण ने छज्जे के नीचे के क्षेत्र को देखा, कोशिश करने के लिए उत्सुक। वह देखना चाहता था कि अगर वह अपनी वर्तमान शक्ति से 6 मीटर से ज्यादा ऊंचाई से नीचे कूद जाए तो क्या होगा। आंतरिक शक्ति के बिना चरण 2 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई से बिना चोट खाए कूद सकता था। आंतरिक शक्ति सक्रिय करने पर क्या होता। वह 6 मीटर ऊंचा तो नहीं कूद सकता था, लेकिन वहां से नीचे तो कूद सकता था, है ना। उसे चोट नहीं लगनी चाहिए थी। ये सुनकर किन मिंगजू मुस्कुराए। ठीक है भाई चरण, मैं पहले नीचे जाऊंगी, तुम कूदो, मैं नीचे से देखूंगी, और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। अपनी बात पूरी करने के बाद वह नीचे कूद गई। उसकी हल्की और फुर्तीली हरकतों को देखा, उसकी आंखों में ईर्ष्या साफ झलक रही थी। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी आंतरिक ऊर्जा को सक्रिय किया और पानी पर हल्कापन कौशल की गतिपथ का अनुसरण करते हुए वह आंगन की ओर नीचे कूद पड़ा। इस छलांग ने चरण को अंतर का एहसास कराया। उसे लगा जैसे उसके आसपास का समय धीमा पड़ गया हो, उसके पैरों में मानो हवा आ गई हो, और कुछ बार हवा में हल्के से थपथपाने के बाद वह जमीन पर स्थिर होकर उतरा। ये किन मिंगजू के उतरने से थोड़ा ज्यादा तेज था। उसके उतरते ही एक धमाका हुआ और उसके पैरों के आसपास थोड़ी धूल उड़ गई। सर, बटलर वांग, जिसका दिल लगभग रुक गया था, जल्दी से दौड़कर आया। उसने चरण को सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया और उत्सुकता से पूछा, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें चोट लगी है? क्या मुझे डॉक्टर को बुलाना चाहिए? चरण ने अपने कुछ सुन्न पैरों को हिलाया और हाथ हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं, मुझे चोट नहीं लगी है। बटलर वांग ये देखकर और भी हैरान रह गया, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने छत की ओर देखा, फिर चरण के पैरों की ओर, उसका दिल बेकाबू खौफ से भर गया। मिंगजू, आराम करने के लिए अपने कमरे में वापस जाओ। कल अगर तुम हुआंगान काउंटी में घूमना चाहो तो मैं किसी को तुम्हारे साथ ले जाने का इंतजाम कर दूंगा। चरण ने किन मिंगजू की ओर देखा। ठीक है, शुभ रात्रि भाई चरण। किन मिंगजू ने चरण की ओर हाथ हिलाया और वापस अंदर जाने के लिए मुड़ा। चरण भी बटलर वांग को लेकर आंगन से बाहर चला गया। रास्ते में उसने हिचकिचाते हुए बटलर वांग से कहा, बटलर वांग, हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। उन वुक्सिया उपन्यासों में सब कुछ काल्पनिक नहीं होता। इस दुनिया में कई ऐसे उस्ताद हैं जो मार्शल आर्ट की साधना करते हैं। छज्जों पर उड़ना और दीवारों पर चलना सिर्फ किंवदंतियों में ही नहीं होता। बटलर वांग ने तुरंत जवाब में सिर हिलाया। हाँ, मैं समझ गया सर। वह ये भी जानता था कि अभी अभी उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी। जब चरण फू रुई आंगन लौटा तो प्रिया अभी भी जाग रही थी। उसे लौटते देख उसने चिंता से जल्दी से पूछा, मिंगजू को क्या हुआ है? कुछ नहीं, वो तो बस छत पर नज़ारा देखने गई थी। चरण ने अपने बाहरी कपड़े उतार दिए, बिस्तर पर लेट गया और प्रिया की पतली कमर को गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने प्रिया के साथ अभी अभी जो हुआ था उसे बताया। ये सुनकर कि किन मिंगजू एक ऐसा उस्ताद है जो 6 मीटर ऊंची छत पर उड़ सकता है, प्रिया की आंखों में लालसा और ईर्ष्या का भाव आ गया। तो मिंगजू वाकई कमाल की है। हम, चरण, सिर हिलाया, दूसरे दादाजी का परिवार सब मालिक है। उनके अचानक लौटने का कारण चाहे जो भी हो, हमें सतर्क रहना होगा। तियान, समझ रही हो? चरण को बहुत नुकसान हुआ था और वह कई बार धोखा खा चुका था। पिछली बार झांग होंगलेई और वांग यानजू ने उसे जो सबक दिया था वह बहुत गहरा था। अब वह हमेशा अपने पास आने वाले लोगों के प्रति संदेह और सतर्कता बनाए रखता है। मैं समझती हूँ पति, चिंता मत करो। प्रिया ने हाथ बढ़ाकर चरण को गले लगा लिया और अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। दोनों ने कुछ देर बातें की और फिर एक दूसरे की बाहों में सो गए।
अगले दिन किन परिवार के 4 भाई बहन हुआंगान काउंटी घूमना चाहते थे, इसलिए चरण ने लियू जियानचुन से उन्हें गाड़ी में बिठाकर खेलने के लिए बाहर ले जाने का इंतजाम किया। जहां तक खुद की बात है, उसके पास बहुत काम था और किन परिवार के भाई बहनों के साथ खेलने के लिए उसके पास समय नहीं था। किन परिवार के 4 भाई बहनों को भी कोई आपत्ति नहीं थी। स्थानीय गाइड लियू जियानचुन के साथ होने से वे पहले से ही बहुत संतुष्ट थे। किन परिवार के 4 भाई बहनों के जाने के बाद चारण ने जियांग मुवान को फोन किया, जो दूर चेंगदू में था। जियांग मुवान, क्या तुमने कुनलुन संप्रदाय के बारे में सुना है? चारण को प्राचीन मार्शल वर्ल्ड के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन जियांग मुवान, जो एक मार्शल आर्ट परिवार में पला बड़ा था, उसे कुछ तो पता होगा। चारण किन चेंग के परिवार के बारे में पूछताछ करना चाहता था। कुनलुन संप्रदाय वर्तमान दुनिया के 6 प्रमुख संप्रदायों में से एक है। प्राचीन मार्शल वर्ल्ड में हर कोई इसके बारे में जानता है। हालांकि जियांग मुवान को नहीं पता था कि चारण कुनलुन संप्रदाय के बारे में क्यों पूछ रहा था, फिर भी उसने चारण को वह सब बताया जो वह जानती थी। मैंने सुना है कि कुनलुन संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख का कुछ समय पहले निधन हो गया था और उनके सबसे बड़े शिष्य किन चेंग को नए संप्रदाय प्रमुख ने कुनलुन संप्रदाय से निष्कासित कर दिया था। इस मामले ने काफी हलचल मचा दी। चारण ने थोड़ी भौहें चढ़ाईं। सच में ऐसा ही कुछ था। किन चेंग सचमुच संप्रदाय के नेता के संघर्ष की वजह से घर लौटा था। ठीक है, शुक्रिया। चरण रुका, फिर पूछा, तुम्हारा जियांग परिवार अब कैसा है? जियांग मुवान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर बोला, जियांग परिवार के कई स्वामी या तो मर चुके हैं या बंदी बना लिए गए हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि जब हम नीचे हैं तो लोग हमें लात मार रहे हैं। लेकिन अब जब मैं यहाँ हूँ तो मैं किसी को भी हमारे जियांग परिवार के बुजुर्गों, कमजोरों, महिलाओं और बच्चों को परेशान नहीं करने दूंगा। चरण ने हल्के से गुनगुनाया, मैंने तुमसे वादा किया था कि जब तक वे मुझसे परेशानी मोल लेने नहीं आएंगे, मैं उनके खिलाफ कोई सक्रिय कदम नहीं उठाऊंगा। मुझे पता है। जियांग मुवान का स्वर शांत था, हम खुद को ज्यादा नहीं आंकेंगे। फोन रखकर जियांग मुवान अपनी कुर्सी पर बैठ गई, विचारों में खोई हुई। दूसरी चाची तांग चुनहुआ अचानक दौड़कर अंदर आए। वान वान। तांग चुनहुआ ने संदेह भरी आंखों से जियांग मुवान को देखा। मैं आज मुफेंग से मिलने जेल गई थी और उसने कहा था कि तुम्हारे दादा और तुम्हारे दूसरे चाचा सभी की मौत चरण नाम के एक आदमी की वजह से हुई थी, और फिर भी तुम चरण के हाथों से सुरक्षित बच निकली। बताओ, इस चरण नाम के आदमी से तुम्हारा क्या रिश्ता है? दूसरी चाची के सवालों का सामना करते हुए जियांग मुवान की आंखें थोड़ी धुंधली पड़ गईं। दूसरी चाची, मैं। दूसरी चाची ने जियांग मुवान को गुस्से से देखा, उनके स्वर में निराशा भरी थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम उस व्यक्ति से जुड़ेगी जिसने तुम्हारे दादा और दूसरे चाचा को मार डाला। वान वान, क्या तुम नहीं जानती कि चरण नाम के इस आदमी ने ही हमारे जियांग परिवार को इस हालत में पहुंचाया है? जियांग मुवान की आंखें थोड़ी लाल हो गईं। उसने दूसरी चाची की ओर देखा और जल्दी से समझाया, दूसरी चाची, तुम समझ नहीं रही हो। इस मामले में पहले हमारा जियांग परिवार ही गलत था। चरण तो बस खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। तुम सच में हमारे परिवार के दुश्मन की तरफ से बोल रही हो। दूसरी चाची थोड़ी नाराज हुई। वान वान, मत भूलना, तुम्हारे माता पिता कम उम्र में ही मर गए थे और दूसरे चाचा और मैंने ही तुम्हें बड़ी मेहनत से पाला था। हमने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह पाला है और आखिर में क्या तुम हमें इसी तरह से बदला चुका रही हो? जियांग मुवान को इतनी सजा मिली कि वह अपना सिर भी नहीं उठा पा रही थी। इस लिहाज से उसने वाकई जियांग मिंगशेंग और दूसरी चाची को निराश किया था। इसके अलावा जियांग मुवान को अपने दादा और दूसरे चाचा की मौत का बहुत पछतावा और ग्लानि हो रही थी। इस बार हमारे जियांग परिवार के इतने सारे लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन तुम तो ठीक हो। वान वान, बताओ, इस चारण से तुम्हारा क्या रिश्ता है? उसने तुम्हें क्यों जाने दिया? दूसरी चाची जियांग मुवान पर दबाव डालती रही, उनकी नज़रें तेज थीं। जियांग मुवान ने अपनी आंखें नीची कर लीं, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। मैंने पहले भी उसकी जान बचाई थी और इस बार उसने मुझे जाने दिया। हमारे बीच की शिकायतें दूर हो गई हैं। दूर हो गईं। दूसरी चाची के चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसने तुम्हारे दादा और दूसरे चाचा को मार डाला, जिसकी वजह से जियांग परिवार के इतने सारे लोग जेल गए। क्या तुम्हें लगता है कि यह शिकायत दूर हो सकती है? जियांग मुवान, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। दूसरी चाची ने लाल आंखों से जियांग मुवान को घूरा, उनकी आवाज़ रुंध गई। अगर मुझे पता होता कि तुम हमारे दुश्मन का साथ दोगे तो मैं तुम्हें पालती ही नहीं। उनके शब्द बहुत ही हृदय विदारक थे। जियांग मुवान की नाक दुखने लगी और उसकी आंखें भर आईं। वह दूसरी चाची और जियांग मिंगशेंग की देखरेख में पली बड़ी थी, उन्हें अपने माता पिता की तरह मानती थी। जियांग मुवान ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसके दादा और दूसरे चाचा उसकी वजह से मर जाएंगे। आखिरकार शांति बकल की खबर तो उसने अनजाने में ही बता दी थी। मुझे माफ़ करना, दूसरी चाची। जियांग मुवान ने दूसरी चाची से माफ़ी मांगी। मैंने ही जियांग परिवार को निराश किया है। चूंकि आप ये जानती हैं, क्या तुम्हें अपने दादा और दूसरे चाचा का बदला नहीं लेना चाहिए?
उसकी बातें सुनते ही दूसरी चाची ने झट से हाथ बढ़ाकर जियांग मुवान के कंधे थाम लिए, उनके चेहरे पर उत्सुकता के भाव थे। इस चरण से तुम्हारा रिश्ता है और तुम आसानी से उससे संपर्क कर सकते हो। और तो और वान वान, तुम्हारी मार्शल आर्ट इतनी अच्छी है कि मुझे यकीन है कि तुम चरण को जरूर मार सकते हो और अपने दादा और दूसरे चाचा का बदला ले सकते हो। उसके अचानक बदले हुए शब्दों को सुनकर जियांग मुवान अपनी आंखें चौड़ी किए बिना नहीं रह सकी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि दूसरी चाची उससे अचानक ऐसा अनुरोध करेंगी। वान वान, तुम आखिर किस बात से हिचकिचा रही हो? क्या तुम अपने दादा और दूसरे चाचा का बदला नहीं लेना चाहती? दूसरी चाची ने जियांग मुवान के कंधे जोर से हिलाए, उनकी आवाज़ भारी हो गई। आखिर तुम क्या सोच रही हो? क्या तुम्हें चरण नाम के उस आदमी से प्यार हो गया है? नहीं, दूसरी चाची, बेतुके अंदाजे मत लगाओ। जियांग मुवान ने तुरंत जवाब दिया, यह मामला शुरू से आखिर तक हमारे जियांग परिवार की गलती थी। दादा और दूसरे चाचा ही थे जिन्होंने लालची दिल बनाया, लोगों को मारने और खजाना हड़पने की कोशिश की, जिसकी वजह से यह अंजाम हुआ। चरण आत्मरक्षा में काम कर रहा था। लोगों को मारना और खजाना हड़पना। तुम्हारे दादा और दूसरे चाचा। किस खजाने के लिए? दूसरी चाची को पूरी बात पता नहीं थी और जियांग मुवान की बातें सुनकर उनकी आंखें बड़ी हो गईं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जियांग मुवान को ज्यादा बात करने का पछतावा हुआ, लगभग सारी बातें उगलने लगीं। उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया और कहा, ज्यादा बातें जानना आपके लिए अच्छा नहीं है दूसरी चाची। मेरी बात सुनिए, हमारा जियांग परिवार अब चरण की थोड़ी सी दया की वजह से ही जिंदा है। अगर हम बदला लेने की सोचेंगे तो मुझे डर है कि पूरा जियांग परिवार पल भर में गायब हो जाएगा। तो आपको मौत से डर लगता है? दूसरी चाची ने जियांग मुवान को जोर से धक्का दिया, उनका चेहरा निराशा से भर गया। वान वान, मैंने सचमुच तुम्हें गलत समझा था। तुम्हारे दादा और दूसरे चाचा तुम्हारे साथ बहुत अच्छे थे, फिर भी तुम दुश्मन के डर से उनसे बदला लेने से इनकार कर रही हो। मुझे सच में पछतावा है कि मैंने तुम्हें उस समय अपनी बेटी की तरह पाला था। मुझे डर है कि तुम्हारे दूसरे चाचा जमीन के नीचे चैन से नहीं सो सकते। जियांग मुवान का दिल मानो हजारों सुइयों से चुभ गया हो और उसके गालों पर आंसू बहने लगे। ऐसा नहीं है दूसरी चाची। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दूसरी चाची को कैसे मनाए, क्योंकि दूसरी चाची के नज़रिए से चरण उसके पति का हत्यारा था, इसलिए वह चरण से नफरत करती थी। लेकिन जियांग मुवान, जो पूरी कहानी जानती थी, मुझे पता था कि जियांग परिवार इस मामले में पहले से ही गलत था। जवाबी हमले में मारे जाना सिर्फ कमज़ोर कौशल के कारण था। उस दिन की स्थिति के अनुसार या तो जियांग परिवार के मुखिया और जियांग मिंगशिंग मर जाएंगे या चरण का नाश हो जाएगा। वास्तव में उस समय चरण एक विकट स्थिति में था और भी बड़े खतरे का सामना कर रहा था। जियांग मुवान भी चरण से नफरत करती थी, लेकिन फिर भी उसके अंदर थोड़ा विवेक था। चरण ने जियांग परिवार के मुखिया और जियांग मिंगशिंग को मार डाला, लेकिन उसने उसकी जान बख्श दी। ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसने चरण के लिए तलवार को बेतहाशा रोक लिया था। अगर यह एहसान न होता तो जियांग मुवान का मानना था कि चरण ने उस समय उसे भी मार डाला होता। ये तो बताने की ज़रूरत नहीं कि उसने उसकी खातिर जियांग परिवार के बाकी सदस्यों को भी छोड़ दिया। लेकिन अब दूसरी चाची उसे बदला लेने के लिए मजबूर कर रही थीं। जियांग मुवान का दिल बेबसी के एहसास से भर गया था। चरण का समर्थन देश था, वह हुआक्सिया सेना द्वारा संरक्षित व्यक्ति था। उसका दुश्मन होना देश का दुश्मन होने के बराबर था। वह इतनी मूर्ख नहीं थी। वान वान, दूसरी चाची, आपसे विनती करती हूँ, मैं आपसे विनती करती हूँ। दूसरी चाची रो पड़ी और जियांग मुवान के सामने घुटनों के बल बैठ गईं, मानो उन्हें प्रणाम करने वाली हों। दूसरी चाची नाकाबिल हैं, मैं सिर्फ आप पर ही भरोसा कर सकती हूँ। मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया अपने दादा और दूसरे चाचा का बदला लीजिए। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गईं और प्रणाम करते हुए उनका सिर जोर से धड़क रहा था। अगर मैं जिंदा रही और तुम्हारे दादा और दूसरे चाचा का बदला नहीं ले पाई तो मैं मर जाना पसंद करूंगी। जियांग मुवान का चेहरा पीला पड़ गया। वह जल्दी से दूसरी चाची को उठाने के लिए नीचे झुकीं, लेकिन दूसरी चाची ने किसी भी हालत में उठने से इनकार कर दिया। प्रणाम करने से उनके माथे पर चोट और सूजन देखकर जियांग मुवान का दिल ऐसा धड़क रहा था मानो उसमें हजारों स्टील की सुइयां चुभ गई हों, जिससे उन्हें सांस लेना मुश्किल हो रहा था। दूसरी चाची, ऐसी मत बनो। आंसुओं ने जियांग मुवान की आंखों को धुंधला कर दिया। वह दूसरी चाची के सामने घुटनों के बल बैठ गईं, उनकी आवाज़ धीमी और लाचार थी। मैं आपसे वादा करती हूँ, कृपया उठ जाए। जियांग मुवान की बातें सुनते ही दूसरी चाची की धुंधली आंखें चमक उठीं। उनकी आंखों में एक चमक सी उभर आई जो उत्सुकता से भरी थी। वान वान, क्या तुम सचमुच अपने हाथों से चरण को मारकर अपने दादा और दूसरे चाचा का बदला लेने को तैयार हो? जियांग मुवान ने नाक सिकुड़ी और धीरे से दूसरी चाची की ओर सिर हिलाया। हाँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ। दूसरी चाची हैरान भी हुई और खुश भी। उन्होंने जल्दी से हाथ बढ़ाकर जियांग मुवान को जमीन से ऊपर खींच लिया।
अच्छा वान वान, दूसरी चाची तुम्हारे बारे में गलत थी, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। उन्होंने हाथ बढ़ाकर जियांग मुवान को अपनी बाहों में भर लिया। उनका स्वर कोमल था, वान वान, जब तक तुम चरण को मार सकते हो और अपने दादा और दूसरे चाचा का बदला ले लो, जियांग परिवार अब से तुम्हारा सम्मान करेगा और तुम हमारे जियांग परिवार के वर्तमान परिवार के मुखिया होगे। जियांग मुवान के चेहरे पर आंसू बह निकले। उसकी आंखों में भारी भाव थे और उसने गला रुंधते हुए सिर हिलाया। हम सुबह नाश्ता करते हुए चरण को अचानक एक फोन आया। कृपया मेरे साथ एक नाटक में सहयोग करें। दूसरी तरफ से आवाज़ सुनकर उसने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। मैं आपकी मदद क्यों करूं? चरण ने पलटकर जवाब दिया, जियांग मुवान, हम अभी बराबरी पर हैं। अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो आप क्या दे सकते हैं? दरअसल फोन के दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति जियांग मुवान ही थी। उसने बहुत सोचा और तय किया कि अपने दादा और दूसरे चाचा का बदला लेना वह नहीं कर सकती, क्योंकि इससे पूरे जियांग परिवार का पतन तेज हो जाएगा। जियांग मुवान को अपनी जान की परवाह भले ही न हो, लेकिन वह पूरे जियांग परिवार को यूं ही बर्बाद होते नहीं देख सकती थी। वह जानती थी कि वह चरण को हरा नहीं सकती, इसलिए वह बस खुलकर चारण से जियांग परिवार के सदस्यों के लिए एक नाटक करने में मदद मांग सकती थी। जियांग मुवान ने बहुत सोचा, लेकिन फिर भी वह सोच नहीं पा रही थी कि बदले में वह चरण को क्या दे सकती है। उसके पास सिर्फ खुद थी। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे खुद को बेचना पड़े? जियांग मुवान के गालों पर लाली छा गई। उसकी आंखों में शर्म और झुंझलाहट का मिश्रण उभर आया और उसने दांत पीसते हुए कहा, अगर तुम इस नाटक में मेरी मदद करने को तैयार हो तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। चरण ने एक पल सोचा, मानो उसने कुछ सोचा हो, और उसकी आंखें हल्की सी चमक उठीं। ठीक है, मैं इस नाटक में तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। जियांग मुवान ने अपने दिल की शर्म को दबाते हुए पूछा, बदले की शर्तें क्या हैं? मेरे यहाँ कई लोग हैं जो अभी मार्शल आर्ट और ची का अभ्यास शुरू कर रहे हैं। तुम 1 साल के लिए आकर उनके प्रशिक्षण का मार्गदर्शन कर सकती हो। 1 साल बाद तुम अपनी आज़ादी वापस पा सकती हो, चरण ने कहा। चरण की बातें सुनकर जियांग मुवान को राहत तो मिली, लेकिन थोड़ी निराशा भी हुई। इसलिए वह उसे एक मार्गदर्शक के रूप में रखना चाहता था। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं मान गया। वह झट से मान गई। फोन रखने के बाद जियांग मुवान को काफ़ी सुकून मिला। उसने हल्की सी आह भरी, ये सोचते हुए कि शुक्र है कि चरण उसकी मदद करने को तैयार हो गया, वरना जियांग परिवार शायद खत्म हो जाता। फोन रखकर जियांग मुवान तांग चुनुआ को ढूंढने चला गया। दूसरी चाची, मैं जियांग शहर के लिए रवाना होने वाला हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं चरण की हत्या करने की पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन अगर मुझे कुछ हो गया तो जियांग परिवार को मदद के लिए आप पर निर्भर रहना पड़ेगा। जियांग मुवान ने लाल आंखों और गहरी आवाज में कहा, कृपया अपना ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर वह मुड़ी और चली गई। तांग चुनुआ ने यह देखा, मुंह खोला, पर समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। जियांग मुवान को बदला लेने के लिए मजबूर करने वाली वही थी। वह मन ही मन समझ रही थी कि अगर वह चारण वाकई उतना ही दुर्जय है जितना जियांग मुवान ने कहा था, तो जियांग मुवान को वहां भेजने से उसकी जान ही चली जाएगी। लेकिन क्या होगा अगर जियांग मुवान सचमुच बूढ़े मालिक और उसके पति का बदला ले सके? झिझकते हुए जियांग मुवान घर से चली गई। तांग चुनुआ उसे वापस जाते हुए देख रही थी। उसकी आंखें उलझन से भरी थीं। उसे उम्मीद थी कि जियांग मुवान की यात्रा सुगम होगी और वह अपने दुश्मन को मार गिराएगी। पुलिस स्टेशन में चारण को थोड़ा आश्चर्य हुआ जब बटलर वांग रिपोर्ट करने आया। हाँ, किन परिवार के 4 भाई बहनों का खेलते समय किसी से झगड़ा हो गया था और उन्होंने दूसरे पक्ष को घायल कर दिया था। बटलर वांग ने चारण को स्थिति बताई। चारण ने अपना माथा रगड़ा। उसे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि किन परिवार के 4 भाई बहन हुआंगान काउंटी में खेलने के अपने पहले ही दिन इतनी मुसीबत खड़ी कर देंगे। जैसा कि मार्शल आर्टिस्टों से उम्मीद की जाती है, वे जरा सी भी असहमति पर लड़ने लगे। ठीक है, मैं खुद पुलिस स्टेशन जाकर उन्हें ले आता हूँ। चरण ने एक पल सोचा और कहा, ठीक है सर, तो मैं किसी से गाड़ी का इंतजाम करवाता हूँ। बटलर वांग ने झट से सिर हिलाया। चरण ने प्रिया को समझाया, फिर उठकर बाहर चला गया। हुआंगान काउंटी पुलिस स्टेशन पहुंचने पर चरण ने किन परिवार के 4 भाई बहनों को देखा और उस पीड़ित को भी जिसे उन्होंने पीटा था। दूसरा पक्ष वाकई बहुत गंभीर रूप से घायल था। उसका चेहरा चोटिल और सूजा हुआ था, उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था और उसके 3 दांत भी गायब थे। बताओ, तुमने उसे क्यों मारा? चरण आवेग में आने वालों में से नहीं था। उसने तुरंत यह नहीं मान लिया कि गलती किसकी थी। चाहे जो भी हो, उसे पहले स्थिति को अच्छी तरह समझना था। वह मेरी छोटी बहन का पीछा करते हुए शौचालय तक गया, उसे देखने की चाह में। जब मेरी छोटी बहन ने उसे देख लिया तब भी उसने उस पर हाथ उठाने की कोशिश की। किन मिंगशान ने गुस्से से कहा। हाँ, उसने मेरी बहन को भी धमकाया, ये कहते हुए कि यह उसकी इज्जत की बात है कि वह उससे प्यार करता है।
उसने मेरी बहन से कहा कि वह उसका साथ दे, वरना वह हमें बदनाम कर देगा। किन एर्गे, किन मिंग्यान ने भी तुरंत सहमति में सिर हिलाया। किन मिंगजू के हाथ भींच गए और चटकने की आवाज आई, वह तो पिटाई के लायक था। ओह, चरण ने सिर हिलाया, फिर सामने वाले आदमी की तरफ देखा। क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? अरे, ये लोग सांठ-गांठ कर रहे हैं, मैं उस तरह का इंसान नहीं हूं जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं। सामने वाला आदमी स्पष्ट रूप से गालियां दे रहा था। चरण ने पास खड़े पुलिस वालों की तरफ देखा। क्या कोई गवाह है? पुलिस वाले ने सिर हिलाया और उस समय मौजूद कई राहगीरों को बुला लाया। कई राहगीरों ने गवाही दी कि यही वह आदमी था जिसने किन मिंगजू पर हाथ उठाया था और फिर उसे पीटा गया था। पूरी कहानी समझने के बाद ये स्पष्ट था कि इस व्यक्ति ने पहले एक अकेली महिला को परेशान किया था। चूंकि चरण ने व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया था, इसलिए पुलिस स्टेशन ने स्वाभाविक रूप से किन परिवार के 4 भाई बहनों को बहुत जल्दी रिहा कर दिया। उस आदमी के बारे में पता चला कि उसका पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और इस बार उसने फिर से अपराध किया, इसलिए उसे कम से कम 15 दिनों के लिए हिरासत में रखा जाएगा। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हुए किन परिवार के 4 भाई बहनों को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने जल्दी से चरण को धन्यवाद दिया। तियांगे, शुक्रिया और माफ़ करना, हमने आपको परेशान किया। चरण ने हाथ हिलाया। ऐसा इंसान पिटाई के लायक था, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा उतावले थे। उसे सड़क पर पीटना अच्छा नहीं लगता। वह इंसान बहुत घिनौना था, मैं कुछ नहीं कर सकती थी। किन मिंगजू ने अपने गाल फुलाए और कहा, काश मैं उसके तारांकन टुकड़े टुकड़े कर पाती, ताकि वह अपना कामुक दिल न बदले और भविष्य में अच्छी औरतों के साथ छेड़छाड़ न करे। उसके शब्द बहुत ही बेबाक, स्पष्ट और उग्र थे। चरण और किन परिवार के तीनों भाइयों ने अपने शरीर के एक खास हिस्से को ठंडा महसूस किया। ठीक है, चलो पहले कार में बैठते हैं। रात के खाने का समय हो गया है, क्या तुम्हें भूख लगी है? चरण ने किन परिवार के 4 भाई बहनों को कार में बैठने के लिए कहा। भूख लगी है, हम दिन भर पैदल ही चलते रहे हैं, हमें भूख लग रही है। ये सुनकर किन मिंगजू और बाकी लोग जल्दी से कार में बैठ गए। समूह 2 कारों में बढ़ गया और फुयुआन की ओर चल पड़ा। फुयुआन पहुंचने पर सभी ने खाने से पहले अपने हाथ धोए। किन परिवार के 4 भाई बहनों की भूख को समझते हुए तैयार किया गया खाना और भी ज्यादा था। चरण और प्रिया किन परिवार के 4 भाई बहनों की भूख देखकर खुद को आधा आधा कटोरा ज्यादा चावल खाने से नहीं रोक पाए। जिन लोगों को खाना पसंद है, उनके साथ खाना वाकई भूख बढ़ा सकता है। खाने के बाद किन परिवार के 4 भाई बहनों ने थोड़ा सा खाना पचाया और फिर चरण को अलविदा कहा। चरण गेगे, हम पहले किन परिवार के गांव वापस जा रहे हैं, हम कुछ दिनों में फिर से आपके साथ खेलने आएंगे। किन मिंगजू ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वापस लेने के लिए किसी को भेज दूंगी। चरण ने सिर हिलाया और लियू जियानचुन से किन परिवार के 4 भाई बहनों को वापस लाने को कहा। शुक्रिया, चरण गेगे। किन मिंगजू ने चरण को हाथ हिलाया और अपने तीनों भाइयों के साथ चली गई। चरण ने उन्हें विदा किया, फिर उठी और अध्ययन कक्ष में काम करने चली गई। 3 दिन बाद जियांग मुवान के पकड़े जाने की खबर जियांग परिवार तक पहुंची। उसे चरण की हत्या करने में नाकाम रहने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। जब ये खबर तांग चुनवा के कानों तक पहुंची तो उसने महसूस किया कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया है। वह लड़खड़ा गई और जमीन पर गिरने से बचने के लिए मेज पर टिक गई। वान वान भी बदला नहीं ले सकता। वह बुदबुदाई, उसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। वान वान, तुम्हें नुकसान पहुंचाने में सब दूसरी चाची की गलती है। सिस्कियां, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है। तांग चुनुआ ने अपनी छाती पकड़ ली, खुद को जोर से रोने से रोक नहीं पाई। मैंने उसे मजबूर किया। उसने मुझे स्पष्ट रूप से कहा था कि वह चरण से निपट नहीं सकती, लेकिन मैंने उसे उसकी मौत के लिए मजबूर किया। वो वान वान, मुझे माफ करना, दूसरी चाची को तुम्हारे लिए दुख है। उसका गला रुंध गया, उसका दिल पछतावे और आत्मदोष से भर गया। जियांग मुवान जियांग परिवार का आखिरी तिनका था, फिर भी उसने उसे उसकी मौत के लिए मजबूर किया था। वह वही थी जिसने अपनी भतीजी को नुकसान पहुंचाया। माँ। जैसे ही जियांग मुक्सिन, तांग चुनुआ की सबसे छोटी बेटी, कमरे में दाखिल हुई, उसने अपनी माँ को ऐसी हालत में देखा और जल्दी से उनका समर्थन करने के लिए दौड़ी। माँ, आपको क्या हुआ है? जियांग मुक्सिन चिंता से भरी थी। तांग चुनुआ अपनी बेटी को घूर रही थी, उसकी नाक में दम था। शिना, मैंने तुम्हारी बहन वानवान को नुकसान पहुंचाया। मैंने उसे तुम्हारे दादा और पिता का बदला लेने के लिए मजबूर किया, उसे चरण की हत्या करने के लिए मजबूर किया। यही वजह है कि उसे गिरफ्तार किया गया। ये सुनकर जियांग मुक्सिन की आंखें भी लाल हो गईं। मैंने पारिवारिक मामलों के बारे में सुना है, माँ। दादा और पिताजी की मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने कानून का उल्लंघन किया और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रतिभा की हत्या की। भाई और अन्य चाचाओं को भी गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया क्योंकि वे इसमें शामिल थे। बहन वानवान को उनसे बदला लेने के लिए मजबूर करके आप देश के खिलाफ जा रही हैं।
तांग चुनहुआ गहरे अफसोस से भर गई। हाँ, यह मेरी गलती है। अब हम केवल यही उम्मीद कर सकते हैं कि बहन वानवान को मौत की सजा न सुनाई जाए। जियांग मुक्सिन ने अपने आंसू पोंछे और धीरे से कहा, माँ डरो मत। हालांकि दादा और पिता चले गए हैं और भाई और बहन वानवान भी चले गए हैं, तांग चुनहुआ ने आगे बढ़कर अपनी बेटी को गले लगा लिया और रो पड़ी। उसका दिल पछतावे और चिंता से भर गया। पता नहीं वे हमारी जांच करेंगे या नहीं। वह चरण निर्दयी है, क्या वह पूरे जियांग परिवार को? जियांग मुक्सिन आह भरने से खुद को रोक नहीं पाए। क्या तुम अब सिर्फ नतीजों के बारे में सोच रही हो? माँ, मामला पहले ही हो चुका है। हम बस इंतजार कर सकते हैं और देख सकते हैं। अगर ईश्वर सचमुच चाहता है कि हमारा जियांग परिवार नष्ट हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं? अपनी बेटी की बातें सुनकर तांग चुनहुआ को और भी ज्यादा दुख और आत्मग्लानि हुई। अगर जियांग परिवार सचमुच इसी वजह से नष्ट हुआ तो वह पापी होगी। तुम्हारी गिरफ्तारी की खबर जियांग परिवार तक पहुंच गई है। चरण ने अपने सामने खड़ी जियांग मुवान की ओर देखा और कहा, अगले साल तक तुम जियांग मुवान के रूप में सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दोगी। इस साल के लिए तुम हमारी फुयुआन बॉडीगार्ड टीम की नियुक्त प्राचीन मार्शल आर्ट प्रशिक्षक रहोगी। मैं समझ गया। जियांग मुवान ने अपनी आंखें नीची कर लीं और धन्यवाद दिया। चरण, धन्यवाद चरण। कोई ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ एक लेन देन है, बहुत उचित है। आपको मुझे धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है। चरण ने अपना हाथ लहराया और लू हुई और अन्य लोगों को बुलाया। अब से वह प्राचीन मार्शल आर्ट की खेती में आपका मार्गदर्शन करने वाली शिक्षक होगी। आप सभी को उसके साथ लगन से अभ्यास करना चाहिए। चरण ने जियांग मुवान की ओर इशारा किया और अंगरक्षक दल से कहा, जी सर। सभी ने एक साथ जवाब दिया। लू हुई ने मिस जियांग के लिए अपने हाथों को कप के आकार में किया और कहा, हम आपके मार्गदर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं मिस जियांग। अब से आप मुझे शिक्षक चेनिक्सी कह सकते हैं। जियांग मुवान एक पल के लिए चुप रही, फिर उसने खुद को एक उपनाम दिया। मुवान ने चेनिक्सी से कहा। उसने आशा व्यक्त की कि उसके भविष्य के दिन उगते सूरज की तरह होंगे, शानदार और उज्ज्वल। ठीक है शिक्षक चेनिक्सी। लू हुई और अन्य लोग जानते थे कि जियांग मुवान एक मास्टर थी। जियांग मुवान लू हुई और अन्य लोगों को मार्शल आर्ट का अभ्यास कराने के लिए चाओलू प्रांगण ले गया। ड्यूटी पर तैनात अंगरक्षकों को छोड़कर बाकी सभी लोग वहां गए। जब चरण के पास समय होता तो वह भी थोड़ी देर सुनने जाता। आखिरकार जियांग मुवान बचपन से ही मार्शल आर्ट का अभ्यास करता रहा था, जो उसके जैसे किसी व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था, जिसने बीच में ही शुरुआत की थी। जियांग मुवान के मार्गदर्शन में लू हुई और अन्य लोगों ने भी उल्लेखनीय प्रगति की। हाल ही में चरण काम में व्यस्त रहा और अपनी आंतरिक शक्ति का अभ्यास कर रहा था। वह प्रकाश कौशल और एक्यूपंक्चर का अभ्यास कर रहा था। प्रकाश कौशल एक जीवन रक्षक कौशल है, इसलिए उसे निश्चित रूप से इसका अच्छी तरह से अभ्यास करना था। एक्यूपंक्चर रक्तस्राव को रोक सकता है, बीमारियों को ठीक कर सकता है और लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है या मार भी सकता है, इसलिए यह भी एक अच्छा कौशल है। पिछली बार 6 मीटर ऊंची छत से कूदने के बाद से चरण पिछले 2 दिनों से जमीन से छत पर छलांग लगाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि शुरुआत में जब उसने अपनी क्यूई एकत्र की तो वह केवल 2 मीटर से थोड़ा अधिक ऊंचा ही कूद सका। अधिक से अधिक वह आंगन की दीवार पर कूद सकता था। धीरे धीरे अभ्यास करते हुए उसने प्रगति की और एक ही छलांग में 3 मीटर से ज्यादा ऊंचा कूदने में सक्षम हो गया। लेकिन जियांग मुवान और किन मिंगजू की तुलना में अभी भी कुछ अंतर था। हालांकि चरण पहले से ही बहुत संतुष्ट था। आखिरकार वे सभी बचपन से ही मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे थे और 10 साल से भी ज्यादा समय से आंतरिक शक्ति का अभ्यास कर रहे थे। उसे साधना करते हुए केवल 2 महीने से भी कम समय हुआ था। कुछ दिनों बाद किन चेंग व्यक्तिगत रूप से फुयुआन आए और चरण को अपने परिवार के गृह प्रवेश समारोह में आमंत्रित किया। चरण ये सुनकर वह बहुत हैरान हुआ। दूसरे दादाजी, आपने इतनी जल्दी एक अच्छा घर खरीद लिया और उसमें रहने के लिए तैयार हैं। हाँ, हुआंगान काउंटी में कई नए बने अलग अलग आंगन हैं। रहने की स्थिति के लिए हमारी ज़रूरतें ज़्यादा नहीं हैं, इसलिए हमने यूं ही एक खरीद लिया। किन चेंग ने हंसते हुए कहा, आपको परसों के कार्यक्रम में ज़रूर आना चाहिए। चरण मुस्कुराया और सिर हिलाया। ठीक है, मैं ज़रूर जाऊंगा। चरण, मैं 2 दिन पहले तुम्हारे पिता से मिलने जेल गया था। किन चेंग रुका, फिर आह भरते हुए बोला, वह मुझसे 20 साल से ज़्यादा छोटा है, लेकिन अब वह मुझसे भी ज़्यादा बूढ़ा और कमज़ोर दिखता है। मुझे पता है कि उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है और मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा जिससे तुम उसे माफ़ कर दो। मैं कहना चाहता हूँ, तुम और तुम्हारी बहन अच्छी तरह जियो और अपना जीवन बेहतर बनाओ, यही किसी भी चीज़ से बेहतर है। जब चरण ने उसे किन जेंगबुओ का जिक्र करते सुना तो उसके चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई और उसके हाव भाव धीरे धीरे ठंडे पड़ गए। मेरे पास उनके जैसा कोई पिता नहीं है, दूसरे दादा। कृपया मेरे सामने उनका जिक्र दोबारा न करें। ठीक है, किन चेंग ने बेबसी से सिर हिलाया। उसने भी पिता और पुत्र के बीच ऐसा झगड़ा कम ही देखा था।
हालांकि किनचेंग वो वाकई एक अच्छा इंसान नहीं था। 2 दिन बाद किनचेंग के परिवार के लिए अपने नए घर में जाने का यह एक अच्छा दिन था। चरण और प्रिया केरान को गोद में लिए उपहार लाए और किनचेंग के नए घर की ओर चल पड़े। उनका नया घर एक बहुत बड़ा आंगन था जिसमें 2 मंजिला इमारत थी, साथ ही आगे और पीछे का आंगन भी था। इलाका बहुत बड़ा था और आसपास का माहौल बहुत शांत था, जो काउंटी शहर के बाहरी इलाके में स्थित था। कुल मिलाकर केवल 2 टेबल पर लोग थे और सभी ने एक साथ शानदार लंच किया। किनचेंग ने उत्साह से सभी से खाने पीने का आग्रह किया। वह प्रसन्न और उत्साह से भरा हुआ था। आज हमारे किन परिवार के गृह प्रवेश भोज में आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं किनचेंग 30 साल से ज़्यादा समय से घर से दूर हूँ और मेरे गृहनगर में अब ज़्यादा लोग मुझे नहीं जानते, लेकिन आप सभी के यहाँ होने से मैं पहले से ही बहुत संतुष्ट हूँ। आज शराब का ये गिलास मैं सबके लिए टोस्ट करता हूँ। ये कहते हुए उसने दोनों हाथों से अपना गिलास उठाया और एक ही घूंट में शराब पी गया। ये देखकर बाकी लोग भी जल्दी से उसके साथ गिलास पीने लगे। चरण ने भी पी लिया, लेकिन गर्भवती होने के कारण प्रिया ने नहीं पी। किनचेंग बैठ गया, कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए और उसने जोर से मुंह में ताज़ा खून थूक दिया। दादाजी, पापा, पापा, आपको क्या हुआ है? किनचेंग ने हाथ बढ़ाकर अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। उसने गुस्से से भरी आवाज़ में वाइन के गिलास की ओर इशारा किया। वाइन में जहर है? क्या शराब में जहर है? सब चौंक गए और उनमें दहशत फैल गई। चरण भी थोड़ा हैरान हुआ, फिर उसने राहत की सांस ली। लिंकुआन जल्द सभी जहरों को ठीक कर सकता था, इसलिए अगर जहर था भी तो उसे डरने की ज़रूरत नहीं थी। बस बिना किसी कारण के अचानक जहर का नाटक क्यों शुरू हो गया? किसने जहर दिया होगा? किनचेंग का चेहरा अनिश्चितता और संदेह से भरा था। उसकी आंखें कमरे में सबको घूरते हुए टिमटिमा रही थीं। आखिरकार उसकी नज़र झांग सुयुन पर पड़ी, जो उसके बगल में बैठी थी। किनचेंग को अपनी ओर घूरते देखकर झांग सुयुन बिल्कुल भी घबराई नहीं। इसके बजाय उसने इत्मीनान से अपने लिए एक प्याला शराब डाली और उसे पी गई। ये तुम हो झांग सुयुन, क्या तुमने मुझे जहर दिया? किनचेंग ने झांग सुयुन को गौर से देखा। उसकी आवाज़ ठंडी थी जब उसने उससे सवाल किया। सबके दिल धड़क उठे और उन्होंने जल्दी से झांग सुयुन की ओर देखा। झांग सुयुन मंद मंद मुस्कुराई, बहुत ही सौम्य लग रही थी। मैंने किया? तुम ऐसा क्यों करोगे? किनचेंग की आवाज़ में गुस्सा था। झांग सुयुन उसकी दूसरी पत्नी थी, उसकी हमसफर। किन परिवार के बाकी लोग भी अविश्वास से झांग सुयुन को देख रहे थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वह किनचेंग को क्यों निशाना बनाएगी। हे, जाहिर है ये रंजिश निकालने और हिसाब बराबर करने के लिए है। झांग सुयुन उठी और अपने हाथ में पकड़े शराब के गिलास को जोर से जमीन पर पटक दिया। किनचेंग की ओर उसकी निगाहें गहरी नफरत से भरी थीं। किनचेंग, तुम शायद बहुत पहले भूल गए होगे, लेकिन मैं कभी नहीं भूलूंगा कि 8 साल पहले तुमने मेरे सगे भाई की मार्शल आर्ट को अपंग बना दिया था और उसकी मौत का कारण बनी थी। झांग सुयुन की बातें सुनकर सभी के चेहरे पर कुछ स्तब्धता छा गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि झांग सुयुन सिर्फ बदला लेने के लिए किनचेंग के साथ घात लगाए बैठी होगी। तुम्हारा सगा भाई, वह कौन है? किनचेंग ने अपनी घुटन भरी छाती को जकड़ लिया और दांत पीसते हुए पूछा। मेरे सगे भाई का नाम झांग चुआंग है, झांग सुयुन ने ठिठुरते हुए कहा। झांग चुआंग? किनचेंग का चेहरा बहुत गंभीर हो गया। क्या तुम जानते हो कि झांग चुआंग की मार्शल आर्ट क्यों कमज़ोर कर दी गई थी? क्योंकि वह महिलाओं के साथ बलात्कार करने के लिए बल का इस्तेमाल करता था। झांग चुआंग कभी कुनलुन संप्रदाय का अनुयायी था, लेकिन एक अपराध करने के कारण उसकी मार्शल आर्ट कमज़ोर कर दी गई और उसे संप्रदाय से निकाल दिया गया। किनचेंग ने कभी सोचा भी नहीं था कि झांग सुयुन झांग चुआंग की वजह से उससे नफरत करती है, और इसी वजह से उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उससे संपर्क किया और बदला लेने की योजना बनाई। मुझे इसकी परवाह नहीं कि किस कारण से। संक्षेप में, मेरे भाई की मृत्यु आपकी वजह से हुई। किनचेंग, आपकी आंतरिक शक्ति गहन है और पिछले कुछ वर्षों में मैंने खुद को आपके सामने झुका लिया है। लगातार आपको अपने रास्ते पर भेजने का अवसर तलाश रहा हूँ, झांग सुयुन ने दांत पीसते हुए कहा। किनचेंग की आंखें निराशा से भरी थीं। इतने लंबे समय तक मेरे साथ रहने के बाद भी आपने अपने इस दिल को गर्म नहीं किया। झांग सुयुन, आपका दिल वास्तव में निर्दयी है। पिताजी, उसने आपको जहर दिया है, मैं उसे मार डालूंगा, किनचेंग के बेटे किनलिकुन ने दांत पीसते हुए कहा। झांग सुयुन ने एक ठंडी हंसी निकाली। आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, मैं इसे खुद खत्म कर दूंगी। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करती, उसके मुंह से ताज़ा खून का एक कौर बह निकला। ये देखकर किनचेंग का चेहरा एकदम बदल गया और वह जल्दी से उसे सहारा देने के लिए आगे बढ़ा। ऐसा करने से तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? उसने अपनी बाहों में लेटी महिला को देखा। उसकी आवाज़ निराशा और दर्द से भरी थी। आखिरकार वे कई सालों से साथ रह रहे थे। ये कहना झूठ होगा कि उनके बीच कोई भावनाएं नहीं थीं। मैं बस मन की शांति चाहती हूँ।
मेरे भाई की मौत व्यर्थ नहीं जा सकती। झांग सुयुन उसकी बाहों में लेटी थी, मुंह से खून के बड़े बड़े कौर उगल रही थी, उसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था। नया संप्रदाय नेता जल्द ही लोगों के बीच आएगा, तुम सब अपना ध्यान रखना। झांग सुयुन के बोलने के बाद उसने दम तोड़ दिया। किनचेन का चेहरा बेहद गंभीर था, उसके होंठ बैंगनी हो गए थे और उसे सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी। अगर उसकी गहरी आंतरिक शक्ति न होती तो शायद अब तक जहर से उसकी मौत हो चुकी होती। हा 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 हा, किनचेंग, आज का शो कैसा रहा? इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, आंगन के दरवाजे से अचानक जोरदार हंसी की आवाज आई। चारन और अन्य लोगों ने ऊपर देखा तो देखा कि कुछ लोग आंगन के प्रवेश द्वार से अंदर आ रहे हैं। उनका नेतृत्व एक लंबा दुबला पतला आदमी कर रहा था, जो कुनलुन संप्रदाय का नया नेता सोंग किंग्युन था। उसके पीछे 10 से ज्यादा मार्शल आर्ट कलाकार चल रहे थे, सभी लंबे और सीधे हल्के कदमों के साथ। किनचेन के हाव भाव थोड़े बदले, उसने झांग सुयुन को धीरे से जमीन पर लिटा दिया और नए लोगों को देखने के लिए अपनी पीठ सीधी की। सोंग किंग्युन, क्या तुमने ही झांग सुयुन के साथ मिलकर मुझे जहर देने की साजिश रची थी? हाँ, मुझ पर मिट्टी फेंकने की हिम्मत मत करना। झांग सुयुन को तुमसे रंजिश है, अगर वह तुम्हें जहर देना चाहती है तो इससे मेरा क्या लेना देना? सोंग किंग्युन खिलखिलाकर हंसा, उसकी आंखें विजय से भरी हुई थी जब उसने किनचेन को देखा। कैसा लग रहा है? जिसके साथ आप बिस्तर साझा करते हैं उससे धोखा खाना अच्छा नहीं लगता, है ना? आज आपके आने का क्या उद्देश्य है? किनचेंग ने सोंग किंग्युन को देखते हुए भौहें चढ़ाईं। उनके बेटे, पोते और पोतियां भी सोंग किंग्युन को गुस्से से घूर रहे थे। मूर्खता बंद करो, ताइक्विंग क्यू साधना पद्धति का अंतिम स्तर मुझे सौंप दो, सोंग किंग्युन ने किनचेंग से ठंडे स्वर में कहा। ताइक्विंग क्यू साधना पद्धति का अंतिम स्तर? किनचेंग के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। मैं इसे कैसे ले सकता हूँ? मेरे बूढ़े पिता, उस बूढ़े ने मरने से पहले कितनी देर तक आपके कान में फुसफुसाकर बातें की थी, उन्होंने आपको कई महत्वपूर्ण बातें बताई होंगी। सोंग किंग्युन का चेहरा आक्रोश से भरा था। किनचेंग, क्या आप ताइक्विंग क्यू साधना पद्धति के अंतिम स्तर पर एकाधिकार करने की कोशिश कर रहे हैं? किनचेंग अवाक रह गया, उसका दिल भारी हो रहा था। ताइक्विंग क्यू साधना पद्धति का अंतिम स्तर बहुत समय पहले ही लुप्त हो चुका है, संप्रदाय में हर कोई यह जानता है। सोंग किंग्युन, अगर तुम मुझे परेशान करना ही चाहते हो तो मेरे लिए मुश्किलें खड़ी करने का बहाना क्यों ढूंढ रहे हो? लगता है तुम सचमुच इसे सौंपने वाले नहीं हो। सोंग किंग्युन ने दांत पीसते हुए कहा, तो फिर मुझे हमारे साथी संप्रदाय के सदस्यों के सौहार्द की अवहेलना करने का दोष मत दो। जाओ, मेरे लिए उन सबको पकड़ लाओ। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम, किनचेंग, अपने ही परिवार के सदस्यों को मरते हुए देख सकते हो। अगर उसने आज साधना पद्धति नहीं सौंपी तो मैं इन लोगों को उसके सामने एक एक करके मार डालूंगा। उसके ये शब्द निकलते ही सोंग किंग्युन के पीछे से 7-8 लोग निकले और आंगन में भीड़ को घेर लिया। अगर तुमने इन लोगों को छूने की हिम्मत की तो मैं तुमसे जान से मार दूंगा। किनचेंग आगे बढ़ा और उन्हें रोकते हुए उसकी आंखें लाल हो गईं, सोंग किंग्युन के प्रति क्रोध और द्वेष से भर गईं। सोंग किंग्युन खिलखिलाकर हंसा, तो चलो, अगर तुम अपने यौवन पर होते तो शायद तुम में अभी भी मुझसे लड़ने की ताकत होती। अब तुम गहरे जहर में डूबे हुए हो और अपने हृदय पर हमला करने वाले विषैले पदार्थों को दबाने की कोशिश कर रहे हो, जो तुम्हारी सारी साधना को लील रहा होगा, है ना? अगर तुम्हें जहर के असर को तेज करने और मरने का डर नहीं है तो आगे बढ़ो और अपनी चाल चलो। तुम कपटी खलनायक हो, हमेशा ऐसी ही धूर्त चालें चलते हो। किन परिवार के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। किन मिंगजू ने झुंझलाहट में अपना पैर पटका और सोंग किंग्युन को डांटते हुए कहा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पिता ने संप्रदाय के नेता का पद तुम्हें क्यों नहीं दिया? क्योंकि तुम्हारा हृदय धर्मी नहीं है, क्योंकि तुम एक पूर्ण बदमाश हो। तुम्हारे नेतृत्व में कुनलुन संप्रदाय केवल विनाश की ओर बढ़ेगा। छोटी बच्ची बहुत तीखी जबान वाली है, बड़ों की बात काटते हुए तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें सबक मिलना चाहिए। जैसे ही सोंग किंग्युन बोला, उसने अपनी आस्तीन लहराई और क्यूई का एक तेज झोंका सीधे किन मिंगजू की ओर चला। इस ची में अत्यंत प्रबल आक्रमण शक्ति थी और इसकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। किन मिंगजू की वर्तमान साधना के कारण वह इसे बिल्कुल भी चकमा नहीं दे सकती थी। वह केवल अपनी आंखें चौड़ी कर सकती थी। उसका चेहरा राख जैसा हो गया था और वह असहाय होकर देखती रही जैसे जैसे ची उसके करीब आती जा रही थी। किनचेंग का दिल बैठ गया जब उसने सोंग किंग्युन को किन मिंगजू पर हमला करते देखा। उसने तुरंत अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करके किन मिंगजू के हमले को रोक दिया। हालांकि उसके शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थों ने अस्थायी रूप से अपना प्रभाव जमा लिया और किनचेंग खुद को रोक नहीं सका और एक कष्ट छोड़ा और ताज़ा खून का एक और कौर थूक दिया। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा उदास लग रहा था। मेरे दोस्तों को सुनने के लिए धन्यवाद।